थैंक यू सबको कि आपने ज्वाइन किया मुझको एंड वी हैव स्टार्टेड आवर सेशन ऑन कवालीज। मुझे पता है आप सबको आज बिजी होंगे थोड़े। मेरी सबको धनतेरस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन फिर भी आपने ज्वाइन किया, आई एम वेरी ग्रेटफुल। थैंक यू वेरी मच। और आप लोगों का दिल करे तो सब अपने अपने वीडियोस को ऑन कर सकते हो। मैं उसको स्क्रीन शेयर में डाल दूंगा so that everybody can look at each other and we can share the videos if you like to। कवालियों पे हमने शुरू की है आज बात। हमारा आज तीसरा सेशन कवालियों के ऊपर है आज, और ये मेरा 11th सेशन है दिल की आवाज नाम के प्रोग्राम का जो मैं कर रहा हूं आपसे। इसमें समझने की बात इतनी है कि हमने आज साहिर और रोशन की कवालियों के ऊपर स्पेशली बात करनी है। ये इसमें कोई शक नहीं है कि जो फिल्म की कवालियां हैं हमारे पास, फिल्म के खजाने में से जो कवालियां हमारे पास हैं, उन कवालियों में साहिर और रोशन का एक अलग ही मुकाम है। दे स्टैंड आउट टोटली। और ये भी नहीं है कि उन्होंने कोई 20 25 50 कवालियां दी हों, ऐसा कुछ नहीं है। टोटल 8 ही कवालियां हैं बस। उन 8 के अलावा भी जितनी भी आप फिल्मों की कवालियां पकड़ लेंगे दूसरे लोगों की, क्रिएटेड बाय अदर टीम्स, they don't stand in front of these 8 कवालीज ऑफ रोशन एंड साहिर। अब आइए इस पर बात करते हैं। अभी मैंने सुनाई आपको बाबर की कवाली, हसीनों के जलवे परेशान रहते, अगर हम ना होते, अगर हम ना होते। इस कवाली में इस कवाली में मुझे ये, दिस इज माय पर्सनल फीलिंग्स, ठीक है, गलत हो सकती है। मुझे ये लगता है कि ये रोशन और साहिर की पहली कवाली है। दिस इज देयर फर्स्ट कवाली रिलीज्ड। रिकॉर्डेड वो दूसरी बात है कि आप कहेंगे कि डिस्क नंबर में ये पहले है या डिस्क नंबर में वो पहले है, ये हो सकता है। लेकिन मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है कि ये उनकी पहली कवाली है। इस पर मैं आ जाता हूं अभी कि क्यों मेरी ऑब्जर्वेशन ये है। कवाली जो होती है ना हमारी, पर्टिकुलरली आई एम टॉकिंग अबाउट फिल्म्स, हमारी हिंदी फिल्मों की कवालियों की मैं बात कर रहा हूँ। जो हिंदी फिल्मों की कवालियां होती है ना, प्राइमरीली ये कवालियां कुछ इस तरह से बनी हुई हैं जैसे कि मैन विमेन की कंपटीशन होती है, मेल साइड फीमेल साइड की कंपटीशन होती है, या यूं कहा जाए कि ये छेड़छाड़ होती है एक दूसरे के साथ, कि इसने इसको छेड़ा, उसने उसको छेड़ा, उसका जवाब इसका जवाब। दिस इज द वे वी हैव बीन अंडरस्टैंडिंग कि हमारी फिल्मों में कवालियां कैसे होती हैं। तो इसको हम समझकर इसी पैटर्न को फॉलो करके हम चलते आए हैं। और क्योंकि ये पैटर्न फॉलो करके चलते आए हैं तो ऑब्वियसली सब कवालियों के अंदर यही है कि मेल साइड ने एक बात कही और फीमेल साइड ने जवाब दिया, फीमेल साइड ने एक बात कही और मेल साइड ने जवाब दिया। यही कवालियां चल रही हैं, और इसके बीच में छेड़छाड़ भी है और बाकी सब बातें भी हैं। और बड़ा ऑब्वियस है, ऑब्वियस ये है कि जब आप मेल और फीमेल साइड की कवालियों की बात करेंगे तो ये बहुत जरूरी बात है कि फिर वो हुस्न और इश्क वाली बातें शुरू हो जाएंगी। तो जब हुस्न और इश्क वाली बातें शुरू हो जाएंगी तो फिर वही बात है कि मेल और फीमेल के अंदर उसी को लेके तर्क वितर्क होते रहेंगे। तो ये हमारी बड़ी टिपिकल ट्रेंडेड पैटर्न है कि हम कवालियों को कैसा बनाते हैं। तो अगर ये हमारा टिपिकल ट्रेंडेड पैटर्न है तो ऑब्वियस है कि साहिर साहब ने इसी को फॉलो किया था, और साहिर साहब ने भी इसको फॉलो किया जैसे कि बाकी सब ने भी इसी को फॉलो किया। तो अब ये साहिर साहब के बात समझने की इतनी सी है कि एक चीज पे जरा ध्यान दीजिए, सॉरी, एक चीज पे ध्यान दीजिए जरा, कि हम लोग जब किसी भी शायर की बात करते हैं, हम जब किसी भी राइटर की बात करते हैं, हम राजेंद्र कृष्ण की बात करते हैं या दीनानाथ मधोक की बात करते हैं, या हम मजरूह की बात करते हैं, या शैलेंद्र की या हसरत की बात करते हैं, हम लोग उनकी पोइट्री की बातें करते हैं, हम उनकी पर्सनैलिटीज की बातें नहीं करते। हम नहीं करते क्योंकि हम मोस्टली हम लोगों की पर्सनालिटीज के बारे में जानते भी नहीं है, और हमको उतनी नॉलेज भी नहीं है, और हमको इन्फॉर्मेशन भी उतनी नहीं है। छुटपुट इन्फॉर्मेशन रहती है सबके बारे में लेकिन हम उतनी नहीं करते।
लेकिन साहिर अकेला एक ऐसा शायर है जिसकी पर्सनैलिटी की बातें हर वक्त होती हैं, हर समय होती हैं, उसके हर कोट के साथ, हर पोइट्री के साथ उसकी पर्सनैलिटी की बातें होती हैं ना। ये अकेला शाहिर है कि जिसको ये मुकाम मिला हुआ है कि सब उसकी पर्सनैलिटी की बातें करते ही हैं जब उसकी पोइट्री की बातें होती हैं। तो यहाँ पर ये समझना पड़ेगा, नंबर 1, कि साहिर जो थे वो अपनी माँ के साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड थे। तो फर्स्टली तो ये चीज़ समझ लीजिए कि अपनी माँ से बहुत अटैच थे, इसीलिए वो फीमेल्स की तरफ, ये कहा जा सकता है कि फीमेल की तरफ उनका झुकाव सबसे ज़्यादा था, तो मोर देन द मेन। तो कई बार उनकी शायरी में आपको दिखेगा कि वो फीमेल साइड की थोड़ी-सी, क्या कहा जाए उसको, पार्शियलिटी बरतते हैं जब वो अपनी शायरी लिखते हैं। ये आपको दिखेगा उनकी शायरी में। ऑब्वियसली बिकॉज़ ही वाज़ मोर इंक्लाइंड टू दैट। दूसरी बात ये नज़र आती है हमको उनकी शायरी में कि वो, इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो अपने एक लेवल पर, हर एक शायर अपने लेवल पर लिखता है। उसके पास जो अपने अल्फाज़ होते हैं, जो उसके थॉट्स होते हैं, वो उसी पे लिखता है। साहिर साहब अपने थॉट्स को बड़ी क्लियरली इधर-उधर, इधर-उधर घुमा-घुमा के अपना इसमें जमा लेते हैं। इवन दो ही इज़ डूइंग द छेड़-छाड़ और सवाल-जवाब कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो उसके बीच में अपने थॉट्स को डाल ही लेते हैं प्रॉपर तरीके से फिट करा के। अब मैंने आपसे बताया कि शाहिर का, मुझे लगती है कि बाबर की जो कव्वाली मैंने आपको सुनाई अभी, वो उनकी पहली कव्वाली थी रोशन और साहिर की। मैं क्यों ये सोचता हूँ? मैं ये इसलिए सोचता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि भरत भूषण जो थे वो 2 साल से इस चीज़ को ट्राई कर रहे थे कि मैं एक फ़िल्म इस तरह की बनाऊँ, जो कि शायरों की लाइफ़ के ऊपर से और पोएट की लाइफ़, शायर और पोएट और कव्वालों, इनकी लाइफ़ के ऊपर से इंस्पायर करके बनाई जाए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने रोशन को तो अपॉइंट किया ही था अपना म्यूज़िक डायरेक्टर, क्योंकि रोशन उनके बड़े फ़ेवरेट थे। तो उन्होंने उसके साथ क्या किया कि उन्होंने कुछ कव्वालों को बुला के रोशन साहब के साथ बिठाया और सबके साथ एक महफ़िल की कि देखी जाए कि हम कव्वालियाँ कैसी बनाएँगे। ये मैं आपको ये बता रहा हूँ जो कि भारत भूषण ने शेयर किया हुआ है। ये आप लोग कहीं भी ढूँढ के मिल जाएगा आपको यूट्यूब वगैरह पे। तो भरत भूषण साहब ने ये बताया कि हमने कुछ कव्वालों को इनवाइट किया था, तो उन्होंने रोशन साहब ने बैठकर उनके साथ कव्वालियों के स्ट्रक्चर्स को थोड़ा स्टडी किया था। अब मुझे ये नहीं पता, दिस मे बी ट्रू और मे नॉट, आई डोंट नो, बट आई बिलीव इट विल बी, बिकॉज़ अरशद साहब ने ये लिखा हुआ है, तो लिखा है तो सच होगा ही होगा कि मुबारक अली साहब को, जो नुसरत फ़तेह अली के फादर थे, उनको भी बुला के उनसे भी रोशन साहब ने ट्रेनिंग ली थी कव्वालियों के बारे में। तो हो सकता है कि मुबारक अली साहब उन दिनों इंडिया में ही रहते हों, तो दोनों मिल के बात कर सकते हों या आना-जाना बड़ा ओपन होता होगा उन दिनों में। ख़ैर, दिस विल बी देयर। बट भरत भूषण ने यही लिखा हुआ है कि इन्होंने कव्वालों को बुलाया था और हमने उनके साथ मीटिंग्स की थी। तो ये 2 साल से प्लान चल रहा था कि हम ये करेंगे। तो जब 2 साल से ये प्लान चल रहा था कि इस तरह की फ़िल्म बनेगी और ये होगा और उसमें कव्वालियाँ होंगी और शायर और कव्वालों की लाइफ़ पे फ़िल्म बनेगी, तो इन्होंने इसके बीच में इसको डिटरमाइन कर लिया कि हमको उसके लिए साहिर चाहिए। सो साहिर केम आफ्टर रोशन वाज़ ऑलरेडी साइन्ड। तो साहिर को जब अपॉइंट किया गया कि साहिर साहब आप आइए और इसको करिए और इस तरह करिए। तो जब इन्होंने उस पर काम शुरू कर लिया, तो काम शुरू करके प्रोडक्शन ऑफ बरसात की रात वुड हैव टेकन अ लिटिल लॉन्गर, बट बाबर केम अर्लियर, क्योंकि बाबर एक लो बजट फ़िल्म थी। तो क्योंकि बाबर लो बजट फ़िल्म पहले आ गई, तो इन दोनों ने एक्सपेरिमेंटेशन करके कि इसमें एक कव्वाली डालते हैं, तो उसमें कव्वाली डालने में हसीनों के जलवे परेशान रहे थे। दैट इज़ हाउ द फर्स्ट कव्वाली कम्स टू अस फ्रॉम रोशन एंड साहिर की टीम। मुझे काउंटर कर सकते हैं आप कि डिस्क डिस्क नंबर में ये पहली है या डिस्क में वो पहली है या एचएमवी ने इसको पहले रिलीज़ किया। You may counter me. I will accept it. ठीक है. But this is my personal feeling after what I have read from Bharat Bhushan's interviews in different places. हसीनों के जलवे परेशान रहते अगर हम ना होते, अगर हम ना। साहिर की बात करता हूँ और साहिर की पोइट्री की बात करता हूँ। लाइनें जो इसमें मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है ना, उनकी बात करता हूँ आपसे। मुझे ये बताइए
बुतों को खुदाई के अरमान रहते। बस इस एक थॉट के ऊपर चले जाइए आप। जो बुत होता है, बुत, बुत परस्ती, ठीक, बुत को सनम भी कहते हैं ना। ये बुत जो होता है, बुत को खुदाई का अरमान होता है। खुदाई का अरमान होता है ना। देखिए कितना डीप थॉट है इसके अंदर, कितना डीप थॉट है इसके अंदर। और ये थॉट तब पॉसिबल है, तभी पॉसिबल है, जबकि साहिर लुधियानवी जो है वो पूरी तरह से इंडियन बैकग्राउंड, हिंदुस्तानी भारतीय बैकग्राउंड से परिचित है, वाकिफ है, कि उसको पता है कि हमारे हिंदुओं में क्या होता है, गैर हिंदुओं में क्या होता है, दूसरों में क्या होता है, ये उसको पूरी तरह से इसका नॉलेज है। तभी वो इस तरह की पोइट्री लिख सकता है। इसका आगे भी आपको इंट्रोडक्शन मिल जाएगा, लेकिन इतनी बात समझ लीजिए कि ये जो एक लाइन है ना, ये कोई नहीं लिख सकता अनलेस दे अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ हिंदू धर्म, हिंदू रिलीजन ऑल्सो, कि बुतों को खुदाई के अरमान रहते। कितना डीप थॉट है इस एक लाइन के पीछे, है ना। इसके बाद अगली लाइन जो मुझे बहुत ज्यादा अपील करती है इसमें, वो है, तुम इस हुस्न पर खुद पशेमान रहते। तुम इस हुस्न पर, तुम अपने इस हुस्न पर खुद पशेमान रहते हैं। शर्मिंदा रहते। क्यों रहते शर्मिंदा भाई? किसी को अपने हुस्न पे पशेमानी की क्या जरूरत है बताइए? हुस्न तो है ना मेरे पास, चाहे है या नहीं है, कोई अच्छा कहे या बुरा कहे, डजंट मेक अ डिफरेंस, उसमें पशेमानी की क्या बात है? तुम इस हुस्न पर खुद पशेमान रहते अगर हम ना होते। मतलब वही बात ना कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी को रोती है। वही बात है ना यहाँ पर, कि जब हम आए हैं तुमको तारीफ करने के लिए, तभी तुम अपने हुस्न के ऊपर गर्व करते हो, अभिमान करते हो, वरना तुम पशेमान रहते। ये भी थॉट है, बड़ा इंटरेस्टिंग थॉट है। लेकिन जो इसमें लास्ट वर्स है ना, जो कि फीमेल वॉइस का लास्ट वर्ड है, दुआ दो तुमको मोहब्बत सिखा दी, मुरव्वत सिखा दी, शराफत सिखा दी। देखिए कितना, वही 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 बात ना, कि जो फेमिनाइन पोर्शन है ना इनकी शायरी का, वो ज्यादा स्ट्रांग है। बिल्कुल करेक्ट लिखते हैं ये फेमिनाइन फोर्सेस हैं। माँ, बहन, बीवी, बेटी, यही होते हैं जो इंसान को, पुरुष को, मेल को मोहब्बत, मुरव्वत, शराफत, आदमियत सिखाते हैं। अगर ये नहीं होते तो हम सब क्या होते? जमाने में वहशत के सामान रहते। ठीक बात है ना? बिल्कुल अल्टीमेट ट्रूथ है ना, एकदम बिल्कुल ट्रूथ है ना इस चीज में। हम फीमेल की रिस्पेक्ट इसके लिए ही करते हैं। और फिर ये फीमेल रिस्पेक्ट कहां से आई है इतनी ज्यादा? ये फीमेल रिस्पेक्ट वंस अगेन हमारे भारतीय फिलॉसफी में से निकल के आती है। सिर्फ भारतीय फिलॉसफी में से निकल कर आती है। वो जरूर है कि वो अपनी माँ के बहुत क्लोज थे, तो ये दूसरी बात है। और ये भी दूसरी बात है कि वो 2-3 बार जिंदगी में बड़े सॉलिडली इश्क में पड़े हुए थे। लेकिन ये जो रिस्पेक्ट है ना फीमेल की, वो जो कहते हैं दुआ दो तुम्हें, हमने मोहब्बत सिखा दी, मुरव्वत सिखा दी, शराफत सिखा दी, ठीक है, हम ही ने तुम्हें ढंगे तहजीब बख्शा, हम ही ने तुम्हें ढंगे तहजीब बख्शा, कि तहजीब क्या होती है हम ही ने सिखाया है तुमको। हम ही ने तुम्हें आदमियत सिखा दी, कि आदमी किसको कहते हैं, ये आदमियत क्या होती है, ये भी हम ही ने सिखाई है तुमको। बिल्कुल सच है ये, बिल्कुल सच है। फीमेल फोर्सेस ही होती हैं। क्यों? एलिमेंट्री, एलिमेंट्री टीचर्स सारी दुनिया में, सारी दुनिया में एलिमेंट्री टीचर्स मोस्टली फीमेल्स होती हैं, लड़कियां होती हैं, औरतें होती हैं। क्यों होती हैं? सारी दुनिया में नर्सेज 90% फीमेल क्यों होती हैं? क्योंकि ये जो चीज है ना फेमिनाइन, फेमिनाइन टच ही है जो इंसान को, आदमी को आदमियत देता है, शराफत देता है, तहजीब का ढंग देता है, मुरव्वत देता है। ये इसमें रोश इसके साहिर के थॉट्स हैं। इन थॉट्स को
अपने साथ पकड़ के रखिएगा, क्योंकि ये आगे की सारी कवालियों में ये थॉट्स आएंगे, सारी की सारी कवालियों में ये थॉट्स आएंगे। लेकिन अब मैं बात करूंगा, क्योंकि हम अगली कवाली सुनेंगे, अगली कवाली हम बरसात की रात की सुन लेंगे, निगाहे नाज के मारों का हाल क्या होगा। हम जब अगली कवाली सुनेंगे तो मैं आपको साहिर के और अलग थॉट्स के बारे में कुछ बताऊंगा, जो आप नोटिस करेंगे, बड़ी इंटरेस्टिंगली नोटिस करेंगे आप इस चीज को। आइए अगली कवाली की थोड़ी सी लाइनें सुनते हैं, या सुनते हैं, कवाली सुनते हैं, फिर उस पर बातें शुरू करते हैं, ठीक है। निगाहे नाज के मारों का हाल क्या होगा। अदा बिजली बदन शोला, अदा बिजली बदन शोला, भवे खंजर नजर कातिल, गलत क्या है हमें कहती है ये दुनिया, अगर कातिल तो फिर निगाह नाज के, ओए निगाह नाज के, आहा निगाह नाज के, ओ हो निगाह नाज के, मारो का हाल क्या होगा निगाह नाज के। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये तो ठीक है कि वो हर कवाली में हुस्न और इश्क की बात तो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि वो हुस्न और इश्क के पैटर्न के ऊपर ही फैब्रिकेट करके कवालियों को लिखेंगे, और हर शायर लिखता है। लेकिन हमको ये समझना होगा यहाँ पर कि साहिर साहब ने, जब उनको पता था कि अब मैं कवालियां लिखने वाला हूं, तो उन्होंने एक बेस पॉइंट पकड़ लिया था यहाँ पर। बेस पॉइंट क्या पकड़ा था? बेस पॉइंट पकड़ा था निगाहें और नजर, ठीक है। अब आप नोटिस करिए इस बात को, कि उनकी हर कवाली में उन्होंने नजरों को, निगाहों को बहुत ज्यादा अहमियत दी है, या व्यू पॉइंट, अपने एक्सप्रेशन का व्यू पॉइंट बनाया है निगाहों और नजरों को, कि निगाहे नाज के मारों का हाल क्या होगा, और उसके बाद नजरों की बातें, ठीक। इसमें भी देखेंगे आप, इस कवाली में भी, अगली भी कवालियों में, उसके बाद की कवालियों में भी आप देखेंगे, और फिर निगाहें मिलाने को जी चाहता है तो है ही। लेकिन ये जो पैटर्न है ना इनका, इस पैटर्न में से ये कॉन्शियसली, या यूं कहा जाए कि प्लान करके बाहर निकल गए थे, सिर्फ सिर्फ बरसात की रात की फाइनल ना तो कारवां की तलाश है वाली कवाली में। उस कवाली में ये निगाहें और नजरों के ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं करते। उस कवाली में भी सवाल जवाब तो पूरी कवाली में है, लेकिन उस कवाली में इन्होंने इश्क को पूरी तरह से एक सूफियाना जामा पहना दिया है। अब सूफियाना जामा तो पहनाया है उन्होंने, लेकिन उसके अलावा भी उन्होंने वहां पर फिर वंस अगेन इंडियन फिलॉसफी को बोरो करके, भारतीय हिंदुस्तानी हिंदू फिलॉसफी को बोरो करके बहुत ज्यादा उसके ऊपर इंसिस्ट किया है। और वो किया ही इसीलिए है क्योंकि उनको पता था कि वो वाली कवाली मैं सिर्फ हुस्न और इश्क वाले लेवल पर नहीं चला सकता। उस कवाली में मुझको सूफियाना बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो फाइनल कवाली थी, फिल्म की एंडिंग ही उस पर होती है ना फिल्म की, तो उनको वो करना ही था। खैर, हम निगाहे नाज पे बात कर रहे थे ना, तो इस पर मैं ये बताना चाह रहा था कि आपको इस चीज पर गौर करिएगा, नजर दीजिएगा कि ये निगाह और नजर पर कितना ज्यादा अपना कॉन्सेंट्रेट बनाते हैं। तो आगे सुनते हैं, आइए। तो कुछ बात भी है, हुस्न का नाज़ी ही क्या, हुस्न तो ढल जाता है, हुस्न का नाज़ी ही क्या, हुस्न तो ढल जाता है, बहार हुस्न सलामत फिजा से पूछ जरा। देखिए, ये कह रहे हैं, इश्क पर नाज करे कोई तो कुछ बात भी है, हुस्न का नाज ही क्या, हुस्न तो ढल जाता है। ये थॉट कितनी बार सुना है आपने? हर जगह सुना है ना, कि रंग ढल जाता है, रूप ढल जाता है, रूप बदल जाता है, हुस्न नहीं बदलता, प्यार या प्रेम नहीं बदलता।
बिल्कुल सच है, दुनिया में सच है, इसमें कोई शक नहीं है। जो इश्क का जज़्बा है, जो मोहब्बत का जज़्बा है, जो प्यार का जज़्बा है, वो जज़्बा तो बदलता नहीं है, वो तो वही रहता है। ये तो सच बात है कि इंसान का रूप बदल ही जाता है, चाहे आदमी है, औरत है, कोई भी है, उसका रूप बदल जाता है। लेकिन यहाँ पर ये कहीं-कहीं पर ये थोड़ी इश्क की सुप्रीमेसी को एस्टेब्लिश करते हैं एस्टेब्लिश। ये फीमेल पॉइंट्स को स्ट्रांगली रखते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन ये इश्क की सुप्रीमेसी को एस्टेब्लिश करते हैं कि जो इश्क है वो बहुत सुप्रीम है। और ये तो पता ही है हमको, क्योंकि ना तो कारवां की तलाश है में तो इश्क के ऊपर ही उन्होंने सुप्रीमेसी को एस्टेब्लिश किया हुआ है। फिर उसको सूफी अंदाज तक ले गए हैं। तो इश्क की सुप्रीमेसी को तो एस्टेब्लिश कर रहे हैं यहाँ पर। कहीं-कहीं पर ये हुस्न की भी बातें करते हैं। लेकिन एक आप ध्यान दीजिएगा कि इन्होंने एक पहले वो लिखी थी, अ अ, शायद वासना फ़िल्म के लिए लिखी थी इन्होंने, जिसमें इन्होंने कहा था कि इश्क बेचैन ख़यालों के सिवा कुछ भी नहीं, हुस्न बेरूह उजालों के सिवा कुछ भी नहीं। तो वो फ्रस्ट्रेटिंग थॉट भी देते हैं अपना पोएट्री के अंदर, और एनलाइटनिंग भी दे देते हैं कि ये सुप्रीमेसी भी एस्टेब्लिश कर रहा हूँ, लेकिन उसके साथ-साथ एक फ्रस्ट्रेशन भी है दिमाग के अंदर, जो मैं एक्सप्रेस कर रहा हूँ। सच बात है कि वासना बाद की फ़िल्म है, इस समय की नहीं है। लेकिन वो तब तक या तो उनके अंदर वो आ चुका था, या वो पोएट्री जैसा पोएटिक होता है कि पोएट हर किस्म का एक्सप्रेशन दे सकता है। तो ये हो सकता है कि वही दे रहे हों। ख़ैर आगे सुनते हैं इस कव्वाली को, फिर इस पे बातें करते हैं। मुकाबला है तो फिर देर क्या है, तीर चला। मुकाबला है तो फिर देर क्या है, तीर चला। मुकाबला है, मुकाबला है, मुकाबला है, मुकाबला है, मुकाबला है तो फिर देर क्या है, तीर चला। हो ये न सोच। देखिए, अब ये कव्वाली को मॉर्बिडिटी की तरफ मूव करा लेते हैं, ठीक है? हमको पता है कि हम कव्वाली में, शेरों में, शायरी में तो लिखते ही रहते हैं कि मतलब मर जाने की बात होती रहती है कि मैं तुम पे मर गया या कुर्बान हो गया या तुमने मुझे मार डाला, ये सारी बातें हम लिखते ही रहते हैं। तो ये इस शायरी के इस पॉइंट पर आकर हालाँकि ये चैलेंज दे रहे हैं, मुकाबला है तो फिर देर क्या है, तीर चला। ये एक बोल्ड चैलेंज है। ये बोल्ड चैलेंज दे रहे हैं, और उसके बाद मॉर्बिडिटी पर आ जाते हैं, मरता है तो मर जाए कोई तेरी बला से। हाउ डू यू केयर? अगर मैंने मरना है तो तू चला तीर, कोई बात नहीं, मैं मर जाऊँगा। सो ये उस मॉर्बिडिटी पर आ जाते हैं, मौत के लेन-देन पर आ जाते हैं कव्वालियों के बीच में, और उसके साथ-साथ ये चैलेंज पे आ जाते हैं, बड़ा ओपन और बोल्ड चैलेंज। बोल्डनेस जो है ना, ये इनकी शायरी का एक पहलू है, साहिर की शायरी का। क्योंकि साहिर जो हैं वो बहुत बोल्ड शायर थे। अपने ज़माने में जो भी बातें वो करते थे, वो ज़रा बोल्ड हिम्मत के साथ करते थे, खुले दिमाग से करते थे। उनको झिझक नहीं थी किसी बात की। तो ये बोल्डनेस जो है, ये भी इस कव्वाली में आ जाती है कि मुकाबला है तो फिर देर क्या है, तीर चला। हम ऐसी चीज़ें बाद की कव्वालियों में बहुत बार देख चुके हैं। हम कई कव्वालियों में देखते हैं जिसमें हर जगह ये वो पिछले सेशन में जब मैंने बजाई थी एक आपको, शायद हम किससे कम नहीं की कव्वाली, उसमें भी हमने यही चीज़ देखी थी। वो बाद में तो आ गई है कव्वाली में। लेकिन ये कॉन्सेप्ट जो है ना, ये कॉन्सेप्ट साहिर लुधियानवी के कॉन्सेप्ट्स हैं। ये साहिर इनको पेश कर रहा है। अब ये हमने सेकंड कव्वाली बरसात की रात की सुन ली है। मैं तीसरी कव्वाली पे आ जाऊँगा, जिसके ऊपर मैं अभी बात करूँगा, उसको भी सुनेंगे, बहुत एन्जॉय करेंगे उसको भी। एक बात यहाँ पर अब मैं बताना चाहता हूँ रोशन के बारे में फिर से। ये कव्वालियाँ साहिर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्योंकि इनके अल्फाज़ों पर ध्यान देते हैं, तो साहिर के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते ही हैं। रोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप ये देखते हैं, तो कहीं-कहीं पर ये कह सकते हैं कि मुझको ये कमेंट्स मिले हुए हैं मेरे को पहले भी कि लोग कहते हैं कि ये सारी एक जैसी ही लगती हैं कव्वालियाँ। ये ठीक है, लोग कह सकते हैं इस बात को, हम इसको डिनाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन कव्वाली का अपना एक स्टाइल है ना, क्योंकि उसका एक स्टाइल है तो इसलिए एक जैसी लगती हैं। तो वो एक स्टाइल के कारण, अब जैसे लोग कहते हैं गज़लें सारी एक जैसी लगती हैं, क्योंकि गज़ल का अपना एक स्टाइल है, तो एक जैसी लगती हैं, लगना ही है, ज़रूरी बात है। उसी तरह से कि ठुमरियाँ ठुमरी जैसी लगती हैं, तो ठुमरी जैसी ही लगेगी ना।
उसी तरह कवालियाँ कवालियों जैसी लगती हैं। लेकिन उसके बीच में भी रोशन साहब ने ऑलमोस्ट हर कव्वाली के बीच में क्लासिकल टच पूरी तरह से अपना दिखाया हुआ है, पूरी तरह से दिखाया हुआ है। आम तौर पे तो हर कव्वाली में उन्होंने सरगम के नोटेशंस भी यूज़ किए हुए हैं, सारेगामापाधानी वाले, तो वो भी उन्होंने बीच-बीच में नोट करके, ऐड करके इधर-उधर जोड़े हुए हैं, ताकि उसमें एक क्या कहा जाए उसको ब्राइट स्पॉट या यूँ कहा जाए कि एक एक्स्ट्रा फूल ऐड कर दिया जाए या उसकी एक स्पेशलिटी और बना दी जाए। तो ये वो करते ही रहते हैं रोशन साहब। और अगर सीधी बात है, सीधी-सीधी बात, अगर इन कव्वालियों की धुनें, ट्यून्स अपील ना कर रही होती, तो हम इन कव्वालियों को बार-बार सुनते ही नहीं। हमारे दिमाग में ये कव्वालियाँ आती ही नहीं। पता नहीं कितनी कव्वालियाँ और हैं, जो कि फ़िल्मों में आई हैं और आके ऐसे ही डूब गई हैं, जिन्होंने कोई असर हम पे डाला ही नहीं है। हम उनको सुनते ही नहीं बार-बार। क्यों नहीं सुनते बार-बार? क्योंकि सबसे पहली चीज़ तो म्यूज़िक कॉम्पोज़िशन जो ट्यून बनती है ना, वो सबसे पहले रजिस्टर होती है दिमाग के अंदर। तो इन्होंने कमाल तो किया ही हुआ है ना। साहिर साहब और रोशन साहब का यही तो कमाल है जिस पर हम बातें कर रहे हैं। मैंने 2 कव्वालियाँ बजा दी हैं राय रोशन की, 6 बाकी हैं। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप लोगों ने कोई कमेंट या क्वेश्चन करना है, तो प्लीज़ अपना हाथ रेज़ कर दीजिए। हाँ, तो मैं उस पर बात कर लूँगा। इसीलिए उस पे झिझक मत करिए कि मुझे लास्ट मोमेंट तक नहीं वेट करना। अरूप जी कहिए आप क्या कहना चाहते हैं? जो आपका पॉइंट है उसी को मैं रीइंफोर्स करना चाहता हूँ कि कोई अगर कहता है कि कव्वाली बहुत सारे एक जैसे लगते हैं, फील्स जस्ट लाइक दैट, वो अगर एक जैसे हैं, अगर मान लिया कि एक जैसे हैं, लेकिन उसी की वजह से हमारा ध्यान फिर कव्वाली के बोलों पर आती है. We get to listen to the words even better and understand them even better, simply because like ट्यून अगर वैसा ही है, ट्यून अगर सिंपल भी है, तो एटलीस्ट आपका लेकिन ध्यान वहां पर स्टीयर हो जाता है. बेसिकली दैट्स व्हाट आई थॉट. अरूप जी बिल्कुल ठीक कहा है आपने। देखिए, जो मैंने पहला सेशन अपना फर्स्ट सेशन किया था कव्वाली पर, वहाँ मैंने एक ही वार पे फैसला हो गया वाली कव्वाली पे बात की थी, जो तुम्हारा कल्लू की कव्वाली है। अगर आप तुम्हारा कल्लू की कव्वाली सुनते हैं, तो उसकी जो म्यूज़िक कॉम्पोज़िशन है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिवनेस नहीं है। उसके सुर में ऐसा कुछ नहीं है जो कि आपको पकड़ के रखे। इसीलिए वो कव्वाली डूब गई और लोगों को याद नहीं है। लेकिन उस कव्वाली के अल्फ़ाज़, उसके जो वर्ड्स हैं, उसकी जो शायरी है, वो इतनी उम्दा है, इतनी अच्छी है कि मैंने इसीलिए उसको अपना कव्वालियों के फर्स्ट सेशन में उसी को पकड़ कर उसी पर बात शुरू की थी मैंने। यू आर राइट एब्सोल्युटली कि जब वो कव्वाली की ट्यून हमको दिमाग में नहीं बैठती, तो हम उसके वर्ड्स की तरफ, उसकी शायरी की तरफ मुड़ जाते हैं, तो फिर हमको शायरी रजिस्टर होके दिमाग में आनी शुरू हो जाती है। बिल्कुल ठीक बात है। कोई और बात करेगा कुछ या कि मैं चलूँ तीसरी कव्वाली पे? तो जो तीसरी हमारी कव्वाली है ना, वो हमने ली है ताजमहल फ़िल्म की और वही चाँदी का बदन सोने की नज़र। आइए इसको थोड़ा-सा सुनते हैं, फिर इस पे बात शुरू करते हैं। चांदी का बदन सोने की नजर, उस पर ये नजाकत क्या कहिए, जी क्या कहिए. चांदी का बदन सोने की नजर, चांदी का बदन सोने की नजर, उस पर ये नजाकत है. नजाकत क्या कहिए, किस किस पे तुम्हारे जलवों ने तोड़ी है कयामत क्या कहिए, ये जी क्या कहिए. ठीक वही थॉट फिर से वापस आ गया ना। ये क्या कह रहे हैं? ये कह रही हैं गुस्ताख ज़ुबान और गुस्ताख नज़र। नज़र भी गुस्ताख होती है ना? नज़र गुस्ताख होती है, ये किसी भी औरत से पूछ लीजिए। जो भी दुनिया में कोई भी औरत हो,
वो आपको 1 सेकंड में बता देगी कि इस आदमी की, इस इंसान की नज़र गुस्ताख है या नहीं है। वो ठीक नज़रों से देख रहा है या गलत नज़रों से देख रहा है। ये जो गुस्ताख नज़र होती है ना, ये एक औरत की क्वालिटी होती है, क्या जो है उसको सिक्स्थ सेंस होती है, समझने की चीज़ों को। तो यहाँ पर वो उसी को यूज़ कर रहे हैं फिर से, गुस्ताख ज़ुबान, बातें तो गुस्ताख कर ही रहे हो, गुस्ताख नज़र। अब फिर वही बात कि यहाँ पर भी वो नज़रों पर, पूरी की पूरी जो कव्वाली है ना, इसमें निगाहों पर, नज़रों पर बातें करते रहेंगे कॉन्स्टेंटली, क्योंकि उसको उन्होंने अपना बेस बना लिया था। हालाँकि सवाल-जवाब भी चलते रहेंगे, हुस्न और इश्क भी चलता रहेगा, छेड़-छाड़ भी चलती रहेगी। ठीक है ना? कैसे वो शुरू करते हैं, किस-किस पर तुम्हारे जलवों ने तोड़ी है कयामत, तुम्हारे जलवों ने तोड़ी है कयामत, किस-किस पर क्या कही है। ठीक है? इस पर तो वो बात कर ही रहे हैं क्योंकि छेड़-छाड़ उनको करनी है। लेकिन सारी की सारी कव्वाली में वो नज़रों और निगाहों पर एम्फसाइज़ देते ही रहेंगे। आइए सुनते हैं आगे, पता चलेगा कहाँ-कहाँ पर कैसे-कैसे बात कर रहे हैं। गुस्ताख नज़र, इसके ऊपर थोड़ा-सा तवज्जो रखिएगा। इस पर वो दोबारा बात करेंगे। आइए सुनते हैं आगे। फिर वही बात, नज़रों की बात हो रही है ना, इस वक़्त हमारी नज़रों में क्या चीज़ है, जन्नत क्या की। तुमसे नज़रें जो मिली दीन और दुनिया से गए। बात नज़रों की ही हो रही है ना, वो निगाहों और नज़रों के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर डालते हैं। फिर वही बात मैं आपको बताऊँ, आगे बढ़ता हूँ इसी कव्वाली पर। एक थोड़ा-सा डिफरेंट थॉट है दिमाग में, उस पे बात कर लेता हूँ। जो हमारी फ़िलॉसफ़ी है ना, भारत की फ़िलॉसफ़ी, पर्टिकुलरली सनातनी या वैदिक या हिंदू फ़िलॉसफ़ी, उसमें पश्येम शरदः शतम् पहले आता है, बिफोर जीवेम शरदः शतम्। वो पश्येम शरदः शतम् क्यों आता है? वो इसीलिए आता है कि जो ह्यूमन बीइंग्स पैदा होते हैं, उनको सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू सबसे पहले इस दुनिया का एहसास आँखों से होता है। हम और आप जब पैदा होते हैं दुनिया में, तो हम पैदा होने के साथ-साथ सबसे पहले देखना शुरू करते हैं। हमको हर चीज़ देखने से ही पहले पता चलती है। तो इसीलिए हम पश्येम शरदा शतम का आशीर्वाद माँगते हैं परमात्मा से कि हम देखा करें सारी ज़िंदगी, 100 सालों तक देखते रहें। क्योंकि हमको देखने से नॉलेज मिलता है दुनिया का। ये हमारे लिए एक नॉलेज प्रोवाइडिंग सोर्स है। अब ये नॉलेज प्रोवाइडिंग सोर्स जो है, ये तो हमारी फिलॉसफी का पार्ट है ना। लेकिन इस फिलॉसफी के पार्ट के साथ क्या साहिर बिल्कुल अछूते थे? ऐसा तो था नहीं। तो वो इसी फिलॉसफी के ऊपर से इम्प्रेस्ड है। तो इम्प्रेस्ड होने के कारण ही वो इतनी ज़्यादा नज़रों पे, निगाहों पे ज़ोर डाल रहे हैं, या अंदाज़े नज़र पे डोल डाल रहे हैं, या गुस्ताख नज़र पे डोल डाल रहे हैं, या मेरी नज़रों में क्या है, जन्नत क्या कही है, वो सारी नज़रों के थ्रू ही बातें एक्सप्रेस करते हैं। वो उनके एक ज़रिया है अपनी पोएट्री को बनाने का, अपने एक्सप्रेशंस को बनाने का। थोड़ी आगे सुनते हैं, अभी और निगाहों पे और नज़रों पे आगे बात होगी। आइए और सुनते हैं। आदाब नज़ारा क्या होता है बताइए? सोचिए ज़रा 1 मिनट। आदाब नज़ारा भूले हो, तुम लोगों की वहशत क्या कही है? ये आदाब नज़ारा क्या होता है? नज़र का भी तो एक आदाब होता है ना, उसकी भी तो एक डिसेंसी होती है ना। इनडिसेंट तरह से व्यू, नज़र करना, एक वो भी बात होती है ना। तो क्या थॉट है देखिए इसके पीछे, वही आदाबे नज़ारा भूले हो, ठीक? वो नज़र की बातें कर रहे हैं, लेकिन नज़र की एक तहज़ीब भी होती है ना, वो उसकी बात कर रहे हैं। कितनी फाइनर पॉइंट्स हैं इस पोएट्री के अंदर, ये ज़रा नोट करिए। कल्चर के फाइनर पॉइंट्स, हमारे आपके कल्चर के फाइनर पॉइंट्स, हमारी कॉन्सेप्ट्स के, आदमियत के, इंसानियत के, फॉर्मेलिटीज़ के, इतने फाइनर पॉइंट्स हैं इसके अंदर, बैठे एक-एक, एक-एक करके देखते हैं। फिर आदाब नज़ारा की बात तो वो करती हैं, इसके साथ-साथ ये भी करते हैं कि कोई मरता है मरे हम पर एहसान नहीं। अभी तक इस कव्वाली में, पिछली कव्वाली में था, जब उसने कहा था कि
मुकाबला है तो फिर तीर चला, ठीक है ना। इस कव्वाली में अभी तक ये मॉर्बिडिटी की बात नहीं आई थी, अभी तक ये बात नहीं आई थी कि मैं मरता हूं तुम पर, अभी तक नहीं आई थी। अब ये अपने आप इस कव्वाली में इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, अलग कव्वालियों से इन्फ्लुएंस होके, कोई मरता है मरे, हम पे एहसान नहीं। अब वो इसको उस तरफ भी मोड़ रहे हैं जैसे कि उन्होंने पिछली कव्वाली में मोड़ा था। अब इसका थोड़ा आगे पार्ट सुनते हैं, फिर उस पर और बात करूंगा मैं। तुम लोगों की वहशत क्या कहिए, ये क्या कहिए, गुस्ताख जुबान को। बोल्डनेस, बोल्डनेस की बात की थी ना मैंने थोड़ी देर पहले, जहां देखी नई सूरत मचल बैठे यही लेंगे। देखिए, है ना बोल्डनेस, थॉट की बोल्डनेस, पोइट्री के अंदर बोल्डनेस। क्या कॉन्सेप्ट है ये कॉन्सेप्ट जो है ये छेड़छाड़ के बीच में तो आ रहा है, लेकिन छेड़छाड़ के बीच में भी आदाबे नजारा भूले हो की तरह आदाबे जबान की बात हो रही है ना। यहाँ पर जबान की अदबी की बात हो रही है ना। फिर वही बात हो गई, एक ही, क्या हो गई, जहां देखी नई सूरत मचल बैठे यही लेंगे। कितना ज्यादा बोल्ड थॉट है यहाँ पर, कितना करेक्ट थॉट है। इतनी ज्यादा वहशत होती है इंसानों में, मर्दों में, आदमियों में, इस चीज की इतनी ज्यादा वहशत होती है। और क्या ये शाहिर को नहीं पता थी? पता ही थी। तो शाहिर ने इस चीज को यहाँ पर एक्सप्रेस कर दिया ना, बिल्कुल बोल्डली। इस तरह की बोल्डनेस इनकी पोइट्री में कहीं कहीं पर दिखती है, और वो बोल्डनेस बड़ी स्ट्राइक करती है कि अरे ये क्या लिख गए, क्योंकि वो नॉर्मल फॉर्मल तरीके से लिखते लिखते बीच में अपने थॉट्स को इस तरह एक्सप्रेस कर देते हैं। दिस गिव्स यू एन इम्प्रेशन अबाउट द पोएट। ये इंट्रोडक्शन देता है कि पोएट कौन है। अगर आप किसी एक लाइन को सुनकर समझ जाते हैं कि ये किसकी लिखी हुई है, तो ऐसे ही समझते हैं, क्योंकि ये आपको पता चल जाता है कि ये लाइन जो है ये इस किस्म का पोएट जो ऐसा था वही लिख सकता था। ये समझ आता है ना? तो जब इसको हम समझते हैं तो हमको ये पता चल जाता है कि कौन सा पोएट है जो इस बात को बता सकता था। तो साहिर साहब की पोइट्री को जब हम समझते हैं तो इसमें कोई शक नहीं है कि उनकी कॉम्प्लिकेटेड पोएम्स को भी हम समझते हैं, लेकिन ये भी समझते हैं कि ये बोल्डनेस उनके अंदर थी। ठीक, यही बोल्डनेस उनके अंदर थी। वो आरती का गाना है, बार बार तो है क्या समझाए पायल की झंकार, आ तो है सजनी ले चल नदिया के पार। ये जो बोल्डनेस है ना, यही बोल्डनेस है जो बता रहे हैं कि बाबू भी रोशन साहब का था, वही था। बार बार तो है क्या समझाए और वो 3 बार बोलती है इस लाइन को। गाना सुनिएगा प्यार से फिर कभी। इस लाइन को 3 बार बोला गया है, और तीनों बार लहजा अलग 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 है। वो पहले ही बता देती है कि तुझको बार बार मेरी पायल की झंकार क्या समझाई रही है। फिर वो इंसिस्ट करती है, यू आर करेक्ट, दैट इज मजरू एट इज बेस्ट। फिर वो इंसिस्ट करती है, फिर उसके बाद वो फिर दोबारा उसको पैसिफाई करके सब। देखिए, ये बोल्डनेस जो होती है ना, ये पोएट की इंट्रोडक्शन होती है। तो यहाँ पर जो साहिर साहब की बोल्डनेस है वो यही बता रही है कि जहां देखी नई सूरत मचल बैठे यही लेंगे। ये इसकी बोल्डनेस की कमाल है। आइए कवाली को आगे सुनते हैं और बातें करते हैं इसके ऊपर, और भी चीजें सुनेंगे, और आगे सुनते हैं कवाली को। दीवानों का ये हाल है, दीवानों का, जिनकी खातिर बेचारों की हालत क्या कहिए, ये क्या कहिए, गुस्ताख जुबां गुस्ताख नजर, ये रंगे तबीयत क्या कहिए। उसी मॉर्बिडिटी पे आ जाते हैं ना। अब ये जो उन्होंने पहले इंट्रोड्यूस किया था, किसी को कोई मरता है मरे, हम उस पर क्यों ध्यान दें। फिर उस पर पूरी मॉर्बिडिटी पर आ गए ना, किसी को खुदकुशी का शौक हो तो क्या करे कोई, उसी पर आ गए ना बिल्कुल एंडिंग में आके। तो शुरू वो कहीं से करते हैं, लेकिन वो उस मॉर्बिडिटी के थॉट पर जो पिछली कवाली में देखा था हमने, बिल्कुल उसी तरह आ जाते हैं फिर अपने कॉन्सेप्ट्स के थ्रू कि हमको तुम मार रही हो और मैं क्यों फिक्र करूं कि तुम मर रहे हो। इस कॉन्सेप्ट पर वो आ जाते हैं।
वो जो पहले सी ताबो तवान गई, वो वर्ड यहां पर है ताबो तवान, ताब शान, ठीक है ना, ताबो तवान गई। और फिर वो बाकी की चीजें तो खैर आप लोगों को समझ आती ही होंगी, मुझे उर्दू सुनाने की जरूरत नहीं है, अगर आप कव्वाली सुनते हैं तो समझ आती ही होगी। कोई ऐसा चीज हो जो नहीं समझ आती हो तो पूछ लीजिए, मैं बता दूंगा आपको। इस कव्वाली में जो भी नहीं समझ आता हो बता दीजिए। मगर यहाँ पर वही चीज है कि इस कव्वाली में आकर भी वो बिल्कुल उसी लेवल पर आ जाते हैं कि किसी मजबूरे गम का हाल क्यों ऐसा करे कोई, मजा तब है कि तुम तड़पा करो तुम देखा करे कोई। ये पूरी मॉर्बिडिटी के थॉट पर आ जाते हैं, मौत के थॉट पर। तो कहीं पर ये नजरों, निगाहों, नजरों के आदाब, इन सब पे अपना बेस रखते हैं कवाली का। हुस्न और इश्क की कंपैरिजन पर तो रखते ही हैं, और फिर ये उसके मॉर्बिडिटी के, मरने के थॉट पर भी आ जाते हैं। अब ऐसा है कि जो भी हमने सोची थी कवालियां, वो तो अब हम बाद में बजा देंगे, पहले चारू मित्रा जी को चाहिए वो बजा देते हैं, उसके अलावा तो हमारा काम चलेगा नहीं, जो उन्होंने कह दिया वो पहले बजा देते हैं। आइए चलिए बहू बेगम सुनते हैं। अर्ज़े शौक़ आँखों में है, अर्ज़े वफ़ा आँखों में है, तेरे आगे बात कहने का मज़ा आँखों में है। और वाकिफ़ हूँ खूब इश्क के है तर्ज़े बयां से, मैं वाकिफ़ हूँ खूब इश्क के, वाकिफ़ हूँ खूब इश्क के। कह दूंगा दिल की बात नजर की जुबान से मैं, वही नजर और निगाहों की बात आ रही है ना यहाँ, है ना। वाकिफ हूँ खूब इश्क के तर्जे बयां से मैं, अर्जे शौक आंखों में है, अर्जे वफा आंखों में है, ठीक। ये देखिए, यहाँ पर ये क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये एक मजार के ऊपर, जैसा फिल्म में दिखाया गया है, ये कवालियां गा रहे हैं, और ये कवालियां गा रहे हैं मजार के ऊपर। तो वहां पर अर्जे शौक आंखों में है, अर्जे वफा आंखों में है, कह दूंगा दिल की बात नजर की जुबां, ये जरूरी नहीं था कॉन्सेप्ट, वहां ये जरूरी नहीं था, बिल्कुल भी जरूरी नहीं था कॉन्सेप्ट। ये ट्रेडिशनल कव्वाल बैठे हुए हैं जो सूफियाना तरीके से कव्वाली गा रहे हैं। वहां पर ये फिल्म के हीरो हीरोइन की आपस की बात नहीं हो रही है, ये लड़का लड़की की बात नहीं हो रही है। यहाँ ये सोलो कवालियां, मेल सोलो कवालियां हैं, मतलब ओनली मेल एंड मेल, और ये उसी से अर्ज कर रहे हैं जो कि सामने। लेकिन वहां भी साहिर साहब नजर को यूज कर रहे हैं, आंखों के बयां से, कह दूंगा दिल की बात नजर की बयां से, और अर्ज शौक आंखों में है। तो वहां भी ये आंखों और नजरों की ही बात कर रहे हैं। लेकिन आइए, जो इसकी दूसरा पार्ट है इस कवाली का, बहुत ही खूबसूरत है ये दोनों, बहुत खूबसूरत है। ये जो बहू बेगम की दोनों कवालियां हैं ना, बड़े कमाल की कवालियां हैं। इतना सुकून मिलता है इनको सुन के, मैं आपको क्या बताऊं। बहुत अच्छा लगता है जब दोनों को एक साथ सुनिए आप, फर्स्ट पार्ट को भी और दूसरे को भी, तो बहुत ज्यादा सुकून मिलता है। अगर आप कव्वाली पसंद करते हैं या इस किस्म की उर्दू पसंद करते हैं तो बहुत अच्छा लगेगा सुनने में ये। इसका जो दूसरा पार्ट है उसमें लेकिन नजर की बात नहीं है, अब वो डिविएट कर जाते हैं, अब वो डिविएट कर जाते हैं और डिविएट करके दूसरी तरह की बातों पे आ जाते हैं। आइए उसको भी सुन लेते हैं। अब जा बलब हूँ शिद्दत अह दर्द निहा से मैं, नाकाम हसरतों का जनाजा लिए, ठीक है ना। दो कौन से
पार्ट्स हैं, वो कौन से दो रास्ते हैं ये बताइए? कौन से दो रास्ते हैं? वो दो रास्ते कौन से हैं जो नाकाम हसरतों का जनाजा लिए हुए लेके जाते हैं? एक रास्ता जो इस दुनिया से जोड़ता है, सृष्टि से, प्रकृति से जोड़ता है। एक रास्ता जो परमात्मा से जोड़ता है, अल्लाह से, खुदा से जोड़ता है। ठीक? यही हमने भी कहा है ना हमारी अद्वैत थ्योरीज के अंदर और वेदांत थ्योरीज के अंदर, यही हमने कहा है। तो वो जो दो रास्ते हैं जो हमको इधर और उधर के बीच में भटका रहे हैं, और वो भटकाते किसमें हैं? क्योंकि हसरतें नाकाम ही रहती हैं सारी। जो पूरी भी हो जाती हैं वो भी नाकाम हो जाती हैं, क्योंकि उनसे भी कुछ मिलता अल्टीमेटली नहीं है। ठीक है ना? यही हमारी प्रिंसिपल है ना, यही हमारा थ्योरी है ना। हम जब काम, क्रोध, मोह, लोभ की बात करते हैं तो यही तो हम भी कहते हैं कि इन हसरतों से हासिल कुछ नहीं होने वाला इवेंचुअली, जब तक कि वो हसरत उसकी हसरत ना हो। तो नाकाम हसरतों का जनाजा लिए हुए ऐसे में तुझको ढूंढ के लाऊं कहां से मैं? जब दिमाग और दिल लगा ही सारा यहीं पर हुआ है तो मैं उसको कहां से ढूंढूं? मन ही नहीं लगता ना। क्या कमाल की कवाली है। आपने किसी ने शायद उफ कहा था, आप में से किसी ने इसके ऊपर। मैं जब भी सुनता हूं ना इन दोनों कवालियों को एक साथ, बहू बेगम की दोनों कवालियों को एक साथ, मैं जब भी सुनता हूं ना, मैं आपको नहीं कह सकता कि आई फील सो इलेटेड, सो हैप्पी टू लिसन टू देम। दे आर सच ब्यूटिफुल कॉम्पोजिशंस, शायरी भी और कंपोजिशन भी, ट्यून भी। बहुत ही खूबसूरत हैं ये दोनों बहू बेगम की कवालियां। क्योंकि एक बात तो ये समझ लीजिए कि इसमें कोई हुस्न और इश्क का तकरार है ही नहीं। इसमें कोई लड़का लड़की, फीमेल मेल है नहीं। इसमें कोई जवाब सवाल है नहीं। इसमें कोई छेड़छाड़ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मगर उसके बाद भी बस जहां वलब हूं शिद्दत, जहां वलब, जब मेरी जान मेरी होठों तक आ गई है। एक बार मैं एक कलकत्ता में प्रोग्राम अटेंड कर रहा था जिसमें मन्ना डे साहब ये इस गाने को गा रहे थे, और उन्होंने इस गाने को सोलो ही गाया था। उन्होंने रफी के पार्ट को भी खुद ही गाया था। तो वो क्योंकि पब्लिक परफॉर्मेंस दे रहे थे कलकत्ता में, तो वहां वो गा रहे थे। मगर वो बन्ना डे साहब अपना जब कलकत्ता में पब्लिक परफॉर्मेंसेस दिया करते थे, तो उसमें वो यूं कहा जाए कि 70-75% बंगला गाने गाते थे और बाकी ही कुछ हिंदी गाने गाया करते थे। तो उसके बीच में पता नहीं इनको क्यों उस दिन मूड हो गया इस गाने को गाने का, तो उन्होंने इस गाने को रोशन साहब को कंट्रीब्यूट करके, ट्रिब्यूट देके रोशन साहब के लिए उन्होंने ये गा दिया। अब मुझे लगता है ना तो कारवां की तलाश तो गा नहीं सकते थे वो इस तरह अकेले, पॉसिबल था ही नहीं। तो उन्होंने इसको गाया था। तो गाने के पहले उन्होंने, क्योंकि बंगाली भाषी लोग बैठे थे ज्यादातर वहां पर जो बंगाली ही समझते थे, तो उन्होंने ये समझाया था, जां वलब हूं शिद्दते, बड़े प्यार से समझाया था उन्होंने कि जां वलब का मतलब होता है कि मेरी जान मेरे लबों तक आ गई है, और बड़े ही इंतहा दर्द के साथ, शिद्दते बहुत ज्यादा एक्सट्रीम शिद्दते दर्द के साथ। तो ये उन्होंने समझाया था जब ये गाना उन्होंने बजाया था। बड़ा प्यारा लगता है सुनने में, जब भी सुनता हूँ बहुत ही अच्छा लगता है। एक्सेप्शनल, ये एक एक्सेप्शनल कवालियां हैं जो स्टैंड आउट करती हैं अपने कॉन्सेप्ट और अपने परसेप्शन और कॉम्पोजिशन के लिए। फिल्म में तो खैर इनका जो जगह है वो जगह है ही, आपको देख के अच्छा लगता ही है, लेकिन ये बहुत सुंदर कवालियां हैं। शाहिद बिजनौरी हैं शायद वो जो स्क्रीन पे गा रहे हैं, और जीएम दुरानी हैं, या जीएम दुरानी हैं जो स्क्रीन के ऊपर इसको गा रहे हैं, और उनके साथ शाहिद बिजनौरी हैं शायद। तो आइए अगली कवाली सुनते हैं। मैं अपना थोड़ी देर के लिए वीडियो ऑफ रखूंगा, आप लोग शेयर कर सकते हैं जो भी चाहें, मगर इस अगली कवाली को सुनते हैं और फिर वापस आता हूं आपके पास।
बिल्कुल ठीक कहा, व्हाट अ कंपोजिशन जीनियस। कोई जीनियस ही इस तरह का गाना, इस तरह की ट्यून बना सकता है। फिर वही बात, निगाहें मिलाने को जी चाहता है, निगाहों और नज़रों पे बात आ जाती है, फिर वही कॉन्सेप्ट, जिस घड़ी मेरी निगाहों को तेरी दीद हुई। तो वही बात आ जाती है कि ये निगाहों और नज़रों पर बेस करके अपनी कव्वाली को बनाते हैं। लेकिन ये भी कव्वाली, जैसे बहू बेगम की अभी 2 कव्वालियाँ बजाई थीं, ये भी कव्वाली उसी तरह से ओनली फीमेल कव्वाली है। इसमें वो छेड़-छाड़ नहीं है, हुस्न और इश्क का तकरार नहीं है, अ, मेल और फीमेल का कोई वो कॉम्पिटिशन नहीं है। ये भी वो सिंगल फेमिनाइन कव्वाली ही है। जैसे कि हमने बहू बेगम की सुनी थी, 2 मैस्कुलिन कव्वालीज़, उसी तरह ये भी है। उसी तरह से ये इतनी ज़्यादा अपील करती है क्योंकि इसमें भी वो टिपिकल छेड़-छाड़ वाली बातों की ज़रूरत ही नहीं थी। इसमें उन चीज़ों की बात की कोई गुंजाइश ही नहीं थी, इट डिड नॉट हैव टू हैपन। इसीलिए ये कव्वाली हमको इतनी ज़्यादा अपील करती है क्योंकि ये सिंगुलर, अब देखिए मेरे हमदम मेरे दोस्त में मजरू साहब की लिखी हुई कव्वाली भी तो है ना, जो मुमताज़ ने गाई है फ़िल्म के ऊपर। वो भी अपील करती है ना, लेकिन कहाँ पर इसके लेवल पर नहीं करती। जो भी कहा जाए वो अच्छी है कव्वाली, इसमें कोई डाउट नहीं है। वो बहुत अच्छी कव्वाली है वो भी। लेकिन ये इस लेवल तक आना, ये रोशन साहब का कमाल था। ये सिर्फ़ साहिर साहब के वर्ड्स हैं, ऐसा आप नहीं कह सकते। ये आप नहीं कह सकते। ये साहिर साहब के अल्फ़ाज़ बहुत खूबसूरत हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। साहिर साहब के लिरिक्स, पोएट्री बहुत अच्छी है, कोई डाउट नहीं। लेकिन ये अपील जो है ना इस कव्वाली की, निगाहें मिलाने को जी चाहता है, इम्मॉर्टल कव्वाली है ये, इम्मॉर्टल। जो लोग कव्वालियाँ पसंद नहीं करते या साहिर साहब की शायरी नहीं समझते, वो भी इससे बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत फ़ेवरेट होती है उनकी भी। क्यों होती है ये? ये रोशन साहब के कंपोज़िशन के कारण। बहुत ही सुंदर रोशन साहब इसको कंपोज़ करते हैं, बड़े प्यार के साथ। ये रोशन और साहिर की टीम की लास्ट कव्वाली थी। दिल ही तो है के बाद इन दोनों ने कोई कव्वाली नहीं दी, दोनों ने एक साथ, और फिर रोशन साहब की डेथ हो गई थी। तो ख़ैर कव्वालियाँ तो बननी बंद हो गई रोशन साहब की। साहिर साहब ने उसके बाद कव्वालियाँ लिखी हैं, आर डी बर्मन के साथ लिखी हैं, बर्निंग ट्रेन में है कव्वाली। लेकिन साहिर साहब की कव्वालियों के अंदर भी बहुत अच्छी रही हैं, मुझे बहुत पसंद है। लेकिन फिर भी वो रोशन वाला टच जो था ना, रोशन और साहिर की कॉम्बिनेशन वाला टच, वो किसी भी कव्वाली में दोबारा नहीं मिला हमारे को। तो ये हमने निगाहें मिलाने को जी चाहता है अभी सुनी है। मेरे पास 6 कव्वालियाँ हो चुकी हैं और अब 2 कव्वालियाँ मेरे पास, अ, दोनों बरसात की रात वाली कव्वालियाँ बाकी हैं। दोनों में रुक-रुक के बात करेंगे और दोनों के ऊपर कव्वालियों पे बात चलेगी हमारी। अब बहुत कुछ आप लोग चैट में डालते आए हैं, क्योंकि मैं जब बात कर रहा होता हूँ तो मैं चैट नहीं पढ़ सकता। तो इसलिए मैं चैट नहीं पढ़ता। मुझे नहीं पता आप लोगों ने क्या-क्या चैट में डाला हुआ है। अगर आप चाहें तो थोड़ा अभी मैं पॉज़ कर लेता हूँ 2 मिनट। आप लोग बात कर लीजिए, कुछ कहना हो, कमेंट करना हो, ज़रूर बोल लीजिए। जिसको भी बोलना हो अपना हाथ उठा लीजिए और इसमें अपने माइक्रोफ़ोन को अनम्यूट करके बात कर लीजिए प्लीज़। ये कोई कुछ कहना चाहते हैं? तब ठीक है, बरसात की रात की अगली कव्वाली पर आ जाते हैं। निगाहे नाज के मारों का हाल क्या होगा। आइए इसको सुनते हैं, फिर लास्ट कव्वाली ना तो कारवां की तलाश है पे सुनेंगे। आइए निगाहे नाज पे आ जाते हैं। ये तो हो गई। ना खंजर उठेगा। अच्छा, ना खंजर उठेगा, उस पर आ जाते हैं। सॉरी अबाउट दैट। बिल्कुल, मेरी गलती। ना खंजर उठेगा ना तलवार तुमसे ना खंजर उठेगा ना तलवार तुमसे हाँ ये बाजू मेरे
वही नजर चल रही है ना शुरू से, नजर निगाह वही चल रहा है ना। जी चाहता है चूम लूं अपनी नजर को मैं, क्योंकि तुम्हारे चांद से चेहरे को चूम कर आई है ये नजर। और शुरू में भी कहता है कि पहचानता हूं खूब तुम्हारी नजर को मैं। और वो क्या कहती है, वो भी यही कहते हैं ना सारी बातें। तो ये नजरों पर ही, निगाहों पर ही चल रही है इनकी फ्रेमवर्क ऑफ कव्वाली। तो यहाँ पर ये अभी यही चल रहा है, अभी भी आगे भी यही चलेगी, इसको और सुनते हैं यही चलेगी। लेकिन एक चीज ध्यान में है यहाँ पर, कि बड़े प्यार से वो कहती हैं, दिल ऐसी शह नहीं है जो काबू में रह सके। ठीक है ना, हम भी यही कहते हैं ना, मन तो चंचल है ना, यही कहा जाता है ना, अर्जुन यही कहते हैं ना भगवान कृष्ण को, कि मन तो चंचल है। यही वो कहती हैं, दिल ऐसी शय नहीं है जो काबू में रह सके। तो वही कॉन्सेप्ट्स जो हमारे फिलोसफीज को जोड़ते हैं और एक ही बात बताते हैं और बड़े यूनिवर्सल हैं। सभी को मानना पड़ेगा कि यूनिवर्सल थॉट्स हैं ये। तो निगाहों और नजर पे मैं बात कर रहा था, तो आगे भी इसको सुनते हैं। आइए अभी वो बात करेंगी, गो जुल्म बेहिसाब किया इस निगाह ने। फिर वही निगाह की बातें और नजर की बातें, और सुनते हैं आगे। वो अपनी नजर को मैं जी चाहता है चूम चूम लूं, जी चाहता है चूम चूम लूं। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। आपने जो अभी चैट में डाला है बिल्कुल ठीक डाला है। लेकिन ये सेलेक्टिंग नहीं है। ये ठीक है कि आपका चुनाव मैंने किया है, इंतखाब किया इस निगाह ने। इसका मतलब होता है ड्रेम्ट, कि मैंने आपको अपने ख्वाबों के अंदर लेकर आया हूं, यही है वो। तो यहाँ पर ये करेक्ट है कि यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट है कि ये किसने, मेरी निगाह ने क्या काम लाजवाब किया। बिल्कुल, शाबाश, थैंक यू वेरी मच। ये मजरू साहब का है, यही वही बात, कि तुझको इंतखाब किया, कि आई ब्रॉट यू इनटू माय ड्रीम्स। यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल करेक्ट। वो लाज मजरू साहब का कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही है। थैंक यू वेरी वेरी मच, बिल्कुल ठीक कहा आपने, एकदम ठीक जगह पर आप इसको लेकर आए हैं। आइए इसको आगे सुनते हैं, गाने को, इस पर आगे बात करते हैं। बड़ी प्यारी कॉन्वर्सेशन हो रही है आप लोगों की, आई रियली लव इट। आइए आगे सुनते हैं गाने को। देखिए, कहीं पर भी, हाँ बिल्कुल शुद्ध हिंदी भी आ जाती है। शायर की कंपोजिशंस में, शायर की राइटिंग में शुद्ध हिंदी तो आती है। काहे तरसाए जियरा काहे तरसाए, ठीक, शायर का ही है ना। अब बिल्कुल शायर, मन तड़पत, वो जो मन रे तू काहे ना धीर धरे, ये सब शायर के हैं ना। बिल्कुल प्योर हिंदी आती है उसके बीच में, बिल्कुल प्योर हिंदी आ जाती है उनके हर कॉन्सेप्ट के बीच में। खैर, इस कॉम्पोजिशन में एक चीज आप नोट करेंगे, कि जब ये कवालियां बना रहे होते हैं, जब रोशन साहब कवाली को कंपोज कर रहे होते हैं, तो वो उस कवाली को कंपोज करते हुए कहीं भी कवाली को टिपिकल कवाली स्टाइल छोड़कर फ्लैट नहीं होने देते। मतलब यूं फ्लैट नहीं होने देते कि ये तो कवाली ही है, ऐसे ही चलती रहेगी। वो बीच बीच में अपने इंटरल्यूड्स को चेंज करते, पैराग्राफ्स को भी, कॉन्सेप्ट्स, सवाल जवाब को भी चेंज करते रहते हैं ट्यून को बीच बीच में। वो अट्रैक्टिव बनाने के लिए और भी सुंदर बनाने के लिए उसके अंदर वो अपनी अपनी तरफ से, क्या कहा जाए उसको, फुलकारी, फ्लावर्स जोड़ते रहते हैं। ये देखिए थोड़ा सा यहाँ ये, थोड़ा सा यहाँ ये, थोड़ा सा यहाँ ये, वो इसी तरह करते हैं। और कितनी खूबसूरती से कंपोज करते हैं अपनी कवालियों को। तो हमने 7 कवालियां कंप्लीट कर ली, साहिर और रोशन की। हमारे पास अखीरली कवाली बाकी है, ना तो कारवां की तलाश है, पूरा सुनाऊंगा, उस पे बात करेंगे। लेकिन अब आपको ये ध्यान देना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, कि जब भरत भूषण साहब ने भारी आवाज। कि जब भरत भूषण साहब ने ये कॉन्सेप्ट डिस्कस किया रहेगा साहिर के साथ, रोशन के साथ, कि मेरे को फिल्म का जो इसका क्लाइमेक्स है वो कवाली पर लाकर ही खत्म करना है। और इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि पीएल संतोषी साहब बहुत ही एक्सपर्ट थे, बहुत उम्दा थे।
अगर कोई एक रिप्रेजेंटेटिव फिल्म निकाली जाए ना, कि किसी एक डायरेक्टर की एक फिल्म ले लीजिए जो सबसे अच्छी है, कि आप कहेंगे कि राज कपूर की आवारा को अलग रख लीजिए, कि गुरुदत्त की प्यासा को अलग रख लीजिए, तो संतोषी साहब की बरसात की रात को अलग रख लीजिए। बहुत कमाल की डायरेक्शन थी इनकी, संतोषी साहब की, और बहुत सुंदर कैरी ऑन किया था फिल्म के पूरे कॉन्सेप्ट को इन्होंने। तो जब ये लास्ट में संतोषी साहब ने, भरत भूषण साहब ने डिसाइड किया कि हमको इसका क्लाइमेक्स तो कव्वाली से ही करना है, तो जब कव्वाली से क्लाइमेक्स करना होगा, तो वो कव्वाली में जरूरी बात है कि कॉन्सेप्ट्स को अलग करना पड़ेगा। फिर वो एक ही बात, छेड़छाड़ और नजरें और निगाहें इसमें नहीं आ सकती। तो ना तो कारवां की तलाश है में कोई नजरें निगाहें नहीं है, उस कॉन्सेप्ट को लेके नहीं आते यहाँ पर साहिर साहब, जो पिछली 6 4 5 कवालियों में लेकर आए हुए हैं, वो यहाँ नहीं लाते। तो ही इज कॉन्शियसली राइटिंग समथिंग डिफरेंट, और वो कॉन्शियसली क्योंकि डिफरेंट लिख रहे हैं, अब उनको ये पता है कि क्योंकि ये फाइनल पोर्शंस हैं, तो फाइनल पोर्शंस में तो सूफियाना होना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए ना तो कारवां की तलाश जो है, उसको वो उस तरह से फाइनल पोर्शंस को लेके जाके सूफियाना टच पे ले जाके खत्म करते हैं। ये उनका कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। और ठीक उसी तरह कितनी वेरिएशंस और वेरिएशंस के साथ इसके अंदर रोशन ने कंपोजिशंस डाली हैं। कितनी ज्यादा वेरिएशंस हैं इस एक कवाली के अंदर। ये एक ही कवाली, अब इसको तो सब किंग ऑफ कवालीज कहते ही है ना, कवालियों का सरताज तो ना तो कारवां को तो समझा ही जाता है पूरी कवाली को। 12 मिनट की कवाली है, मैं इसका कोई भी टुकड़ा तोड़ना काटना नहीं चाहता। पूरी कवाली सुनते हैं, इसके बीच में भी बात करेंगे, इसके बाद में भी बात करेंगे। जो भी व्यू पॉइंट्स आपके होंगे, आप जो भी कहना चाहेंगे, प्लीज कंट्रीब्यूट करके जरूर बोलिए। अभी तक जो भी कमेंट्स आपने लिखे हैं, वो बिल्कुल मेरी इस प्रेजेंटेशन को 4 चांद लगा रहे हैं। आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी यू गाइस आर कंट्रीब्यूटिंग। बहुत अच्छा लग रहा है मुझको। खैर चलिए, ना तो कारवां को शुरू करते हैं। ये अखीरली कवाली है साहिर और रोशन की। वैसे कुछ लोग कहते हैं कि दिली तो है कि जो दूसरी वाली है, पर्दा उठे सलाम हो जाए, बात बन जाए काम हो जाए, वो भी कवाली है। आई समहाउ डोंट एक्सेप्ट, मुझे वो कवाली कम लगती है और एक ग्रुप सॉन्ग या समूह गान ज्यादा लगता है। एनीवे, अपना अपना व्यू है सबका, जिसका जो दिल में आए वो ठीक है। ना तो कारवां को सुनते हैं, इस पर बात करते हैं। 12 मिनट की कवाली है, कहीं बीच बीच में हो सकता है मैं पॉज डाल के कुछ बोलूंगा, बट प्लीज बेयर विद मी और पूरी सुनिए, और उसके बाद जो दिल में आए वो कमेंट्स आप कर सकते हैं। मुझे बुरा कहना चाहें तो भी कह सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए सुनते हैं। बिल्कुल ठीक है, अप्रिशिएट किया आपने। यहाँ पर क्या है, ना तो कारवां की तलाश है, ना रह गुजर की तलाश है। तेरे तेरे जो तेरे दरवाजे पे ले जाए, उसी रह गुजर की मुझे तलाश है, बाकी और किसी की तलाश नहीं है। और वो हो सकता है कि इस चीज को आप ये समझ लीजिए कि मुझे सिर्फ परमात्मा की, ईश्वर की, अल्लाह के रास्ते की तलाश है। सूफी कॉन्सेप्ट हो सकता है, यह इश्क का भी कॉन्सेप्ट हो सकता है कि ये मोहब्बत की बात हो रही है कि मुझे अपनी प्रेमिका के रह गुजर की तलाश है। लेकिन यहाँ पर वो बिल्कुल अलग उसका जवाब तो दे ही रही है ना, वो भी जवाब दे रही है ना मुझसे, कि जो दवा के नाम पे जहर दे, उसी चारागर की तलाश है। ठीक, क्योंकि मुझे उस डॉक्टर की तलाश है जो मुझको दवाई के नाम पर जहर दे देगा। अब ये जहर जो मुझे दे देगा, वो इसके लिए दे देगा कि मैं तुम्हारे पास, परमात्मा के पास, ईश्वर के पास सीधा पहुंच जाऊं, या वो इसलिए दे देगा कि मेरे नामुराद जुनून को, ठीक है ना, कि मेरा जो जुनून है वो नामुराद है, जो मेरा पागलपन है वो मुराद उसकी पूरा तो कभी होने वाला है ही नहीं, उसकी मुराद तो मुझे मिलेगी ही नहीं कभी, क्योंकि वो जुनून ही मेरा नामुराद है।
तो जब नामुराद है जुनून, तो वही ना, नाकाम हसरतों का जनाजा लिए हुए, वही लिखा था ना थोड़ी देर पहले, अभी हमने देखा साहिर साहब ने। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है नामुराद जुनून को अगर कोई तलाश है तो उस चारागर की जो दवा के नाम पे जहर दे। ये यहाँ पर जवाब और सवाल है, सवाल और जवाब है। तो इसी सवाल जवाब को लेके जाएंगे आगे तक। सुनिए, कॉन्सेप्ट को समझिए, देखते जाइए, बड़ा कमाल है ये। ये बहुत ही कमाल की कव्वाली इसीलिए लगती है क्योंकि इसकी कॉन्सेप्चुअलाइजेशन ही कमाल है, और रोशन साहब ने तो बड़ा प्यार से इसको बनाया है। अलग 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 जगहों पे अलग अलग ट्यून्स यूज की हैं, और सुधा मल्होत्रा का तो कमाल का यूज किया है उन्होंने, कमाल का। सुधा मल्होत्रा का रोशन साहब ने बहुत कमाल कई गानों में यूज किया हुआ है, बहुत सारे गानों में, बाबर से लेकर यहाँ हम सुन ही रहे हैं ना, बहुत अच्छा यूज किया उन्होंने। खैर, आगे सुनते हैं इस कव्वाली को, फिर बात करता हूँ इस पर और। आइए। ठीक है, बिल्कुल, बहुत खूबसूरत लाइन है ये, बहुत ही खूबसूरत लाइन है ये। ये वही बात है ना कि तेरा इश्क मैं कैसे छोड़ दूं। तो ये तो बिल्कुल वही सूफियाना टच है ना इसके अंदर। आप कह सकते हो कि ये महबूब के लिए कहा जा रहा है कि मेरा महबूब जो है वो, जिसकी तरफ मैं ये इशारा कर रहा हूँ कि मैं तुम्हारा तुम्हारा प्यार मैं कैसे छोड़ सकता हूँ, तुमसे मैं मोहब्बत करना कैसे छोड़ सकता हूँ। लेकिन वही बात है ना कि मैं उसका इश्क कैसे छोड़ दूं। मेरी उम्र भर की तलाश तो वही है ना, उम्र भर की तलाश मेरी वो परमात्मा का, ईश्वर का, अल्लाह का, खुदा का वही इश्क है ना। इश्क तो अल्टीमेटली वही है ना, वही लेके जा रहे हैं ना पूरे कॉन्सेप्ट को साहिर साहब। यहीं यहाँ से भी और आगे से भी वही लेके जा रहे हैं ना पूरे कॉन्सेप्ट को। और अगली लाइन जो वो बोलते हैं, जो कहा जा सकता है कि दोनों के बीच की कनेक्टिंग किलर लाइंस हैं, जासूस की हालत को जासूस ही समझेगा, मैं क्षमा से कहता हूं महफिल से नहीं कहता। ठीक बात है ना, बिल्कुल हार्ट बर्न, कि जो इस चीज को फील कर सकता है वो वही समझ सकता है। और मैं अपील भी उसी से करता हूं जो जल रहा है इस आग में, कि मैं उसको ही अपील करता हूं, जां सोज को, जिसके जान के अंदर सोज दर्द दबा हुआ है, वही समझ सकता है घायल की गति घायल जाने। बिल्कुल ठीक कहा आप, वही लाइंस हैं ये। क्या कमाल का लिखते थे साहिर साहब, क्या कमाल का लिखते थे। यस, आई स्पीक टू द फ्लेम नॉट टू द पीपल अराउंड। बिल्कुल ठीक बात है ये, एकदम एकदम करेक्ट ट्रांसलेशन की है आपने। मैं क्षमा से कहता हूं महफिल से नहीं कहता। देखने वाले तो हजार हैं यहाँ पर, जलने वाली तो वो क्षमा ही है ना, वही समझ सकती है कि जासूस क्या है। चलिए इसको आगे सुनते हैं, फिर ओके, फिर बात करेंगे। आइए आगे सुनते हैं। अभी तक हमने ये कव्वाली सुनी है, अभी तक हम इसको सुनते आ रहे हैं, और शहर तक सबका है अंजाम, जल के खाक हो जाना। क्षमा हो या परवाना हो, दोनों ही खाक हो जाएंगे शहर तक। खैर, वो तो उसको बताती ही है इस बात को। भरी महफिल में, बनी महफिल, भरी भरी महफिल में कोई क्षमा या परवाना हो जाए। खैर, ये कॉन्सेप्ट तो है ही। मैं जब भी इस कव्वाली को सुनता हूँ, कभी भी सुनता हूँ, जब भी सुनता हूँ, बहुत अक्सर मेरी आंखों में पानी आ जाता है, मैं रोने लग जाता हूँ सुन के। आई गेट सो इमोशनल अबाउट इट। लेकिन इसमें इमोशन जो है ना सारा, वो सारा का सारा जुड़ा हुआ है रफी साहब की आवाज के साथ। इस कव्वाली में जैसे ही रफी साहब एंटर करते हैं ना अपने आलाप के साथ, जैसे ही एंटर करते हैं, वो पूरी की पूरी कव्वाली को चेंज कर देते हैं। कव्वाली की स्पिरिट को, पूरी कव्वाली की स्पिरिट को चेंज कर देते हैं। एक बार मन्ना डे साहब ने कहा था, वही पब्लिक प्रोग्राम्स के अंदर में बात कर रहे थे, तो पब्लिक प्रोग्राम में बात करते करते उन्होंने ये बात कही थी। उन्होंने कहा, बंगाली में था, मैं उसको ट्रांसलेट कर देता हूँ आपके लिए। उन्होंने पब्लिक परफॉर्मेंस की बंगाली में बात करते करते ये कहा था कि रफी साहब जब गाना गाया करते थे, पायर तोलाए थे के कीड़े टेने बेर कोरे नीते नुनी गांटा, मेरे पैर के नीचे से खींच के
अलग निकाल लिया करते थे वो गाने को। ये कहा था उन्होंने एक बार। कितना सच कहा है इसको देखिए। ये मन्ना डे की क्या कहा जाए, खूबी थी कि उन्होंने ये उनकी तारीफ की, रफी साहब की। लेकिन ये उन्होंने कहा था कि वो गाने को मेरे पैर के नीचे से खींचकर निकाल लिया करते थे, इतना कमाल का वो गाया करते थे। ठीक है ना? अभी तक तो आप मन्ना डे को ही सुन के आ रहे हैं ना इस कव्वाली में, और जो भी असर आपके साथ पास दिमाग में, दिल में पड़ा हो इस गाने का, बहुत खूब है, बहुत ही अच्छा है, कमाल है, उम्दा है। मन्ना साहब ने इसको बहुत कमाल गाया हुआ है। वही बात है ना कि जैसे ही रफी साहब इसमें एंटर करते हैं ना, कव्वाली का रंग ही बदल जाता है, इसका असर ही बदल जाता है। वही बात है कि जैसे ही रफी साहब ने कव्वाली को शुरू किया, हमारा बिल्कुल रूहानी असर हो जाता है हमारे ऊपर, और इतना कमाल का असर हो जाता है कि उसका कोई जवाब ही नहीं है। और कितने अलग-अलग तरीकों से अब ये इश्क की बातें हो रही हैं सब, कि ये इश्क इश्क है। अब ये जवाब और सवाल जवाब जो है ना, ये सारा इश्क पर आ गया है कि इश्क कैसा है, ठीक? अब वो इश्क की ही बातें करते-करते राधा और मोहन की बात भी करेंगे, इश्क की बातें करते-करते ही गौतम और मसीह की बातें भी करेंगे। और वो इश्क ही बातें होती रहेंगी कि जब कहेंगे कि इश्क ही सुपीरियर है। मतलब ये है कि जब वो ये कहते हैं खाक को बुत, मतलब जो खाक होती है उसको जो बुत बनाया जाता है, वो इश्क ही बनाता है। हमारी उसकी तरफ मोहब्बत होती है, जज़्बा होता है, तभी हम उसको एक बुत बनाते हैं। और जब बुत को हम देवता समझते हैं, यानी कि ईश्वर के बराबर समझते हैं, तो भी हम तभी समझते हैं जब हमारे अंदर वो जज़्बा होता है, जब हमारे अंदर वो इश्क होता है। ठीक बंदे को खुदा करता है इश्क। बिल्कुल सच बात है ये, कि हमको भी वो उसी लेवल पर लेके जाता है, जो कि सिर्फ़ इश्क होता है। इश्क, अब वो जो इश्क है ना, इसको आप भक्ति कह लीजिए, प्रेम कह लीजिए, मीरा का प्यार कह लीजिए, जो मर्ज़ी समझ लीजिए इसको आप। जिस मर्ज़ी नाम से आप इसको दे लीजिए। लेकिन वो वही, यहाँ पर ये सारा का सारा जो इश्क का सवाल-जवाब है ना, वो पूरा का पूरा सिर्फ़ रूहानी और सिर्फ़ सूफ़ियाना और सिर्फ़ भक्ति कल्ट का ही है, पूरा का पूरा। आइए आगे सुनते हैं। बड़ा प्यार से सुनिए इसको, रफ़ी साहब की आवाज़ को अब, बड़ा मज़ा आता है इसमें। आइए सुनते हैं। ये जो यहाँ का टुकड़ा है ना, नाज़ो अंदाज़ से कहते हैं कि जीना होगा, ज़हर भी देते हैं तो कहते हैं कि पीना होगा। ये जो टुकड़ा है ना यहाँ पर, ये जवाब है उस बात का जो वो कहते हैं, वो हँस के अगर माँगे तो हम जान भी दे दें। वो जो अभी अभी इन्होंने काउंटर किया ना उसका, कि वो हँस के अगर माँगे तो हम जान भी दे दें। ये जान तो क्या चीज़ है, ईमान भी दे दें। उसी का जवाब, ठीक? क्योंकि जवाल सवाल तो चल ही रहा है ना। उसी का जवाब है ये, नाज़ो अंदाज़ से कहते हैं कि जीना होगा, ज़हर भी देते हैं तो कहते हैं कि पीना होगा। जब मैं पीता हूँ तो कहते हैं कि मरता भी नहीं, जब मैं मरता हूँ तो कहते हैं कि जीना होगा। मतलब चित भी मेरा, पट भी मेरी। ना इस तरफ ना उस तरफ, तुमको सर्वाइव करने ही नहीं देना हमने। वही बात है ना। अब वो इसको कहते तो वो जो पहली लाइन्स हैं इसकी, जहाँ पर वो कह रहे हैं, वो हँस के अगर माँगे तो हम जान भी दे दें, उसके जवाब में इतना डिटेल में इन्होंने तड़पा के जवाब दिया है ना रफ़ी साहब ने। ख़ैर साहिर साहब ही लिख रहे हैं दोनों पार्ट्स को, तो बड़ा प्यारा लिखा हुआ है ये हिस्सा, जो उन्होंने इस तरह से बताया है। हाँ, अरूप जी आप क्या कहना चाहें बताइए? सिर्फ एक ही स्टेटमेंट पे बोलना था कि जब मैं मरता हूं तो कहते हैं कि जीना होगा। मरता हूं जो बोल रहे हैं वो वैसे ये नहीं कि फाइनल डेथ हो गया है, बट किसी किसी पे मरना, या किसी का मतलब ये जो डिप्रेशन वाला जो भी चीज़ है, पल पल मरते रहना, वो चीज़ पे शायद बोल रहे हैं। सो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से। नहीं, पर वो कहते हैं ना, ज़हर भी देते हैं तो कहते हैं कि पीना होगा। जी। वो नहीं, लेकिन उसी के। जैसे अगर बोले कि जब मैं मरता हूँ तो कहते हैं, मतलब मरता हूँ, ऐसा लग रहा है कि मैंने
वो अगर फाइनल डेथ वाला किस्सा होता है तो यू वुड हैव फेल्ट के देन डज नॉट मेक एनी डिफरेंस ना, कि अगर ठीक है। कोई आपको कहे कि जीना होगा तो इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, बट ये हाँ बेसिकली ठीक जो है। जीते हुए मर रहा है उसकी बात हो रही है शायद। हाँ ठीक है, ये पोएटिक कॉन्सेप्ट्स है ना सब। जी जी। तो ये पोएटिक कॉन्सेप्ट में दोनों चीजें एक्सेप्टेड हैं, बिल्कुल ठीक चल रही हैं। आइए आगे सुनते। मजहब इश्क की हर रस्म बड़ी होती है, हर कदम पर नई दीवार खड़ी होती है। अब ये वो कहते हैं, उसका जवाब क्या देते हैं? इश्क आजाद है। क्योंकि वो क्या कहते हैं? मजहब इश्क की, जैसे ही वो कहते हैं मजहब इश्क की हर रस्म बड़ी होती है, जवाब क्या देते हैं? इश्क आजाद है, हिंदू ना मुसलमान है इश्क। मतलब मजहब नहीं है इश्क का, क्योंकि इन्होंने कहा था मजहब इश्क की हर रस्म बड़ी होती है, और रस्म जो होती है वो बड़ी होती है। ये कहते हैं कि आजाद है। ठीक। आइए सुनते हैं इसको भी। आइए। अब यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है? यहाँ कॉन्सेप्ट चल रहा है लाज रखने की। यहाँ कॉन्सेप्ट चल रहा है कि पनघट पे मैं नहीं जा सकती क्योंकि मुझको शर्म है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट चल रहा है। मैं जो चली जल जमुना भरन को देखा सखीरी, मैं जो चली जल जमुना भरन, नंद के छोरे मोहे रोके ठाड़ो। ठीक है, मुझको रोकने के लिए नंद के जो छोरे हैं वो खड़े हुए हैं वहां पर। एक ही बात है ना, ये राधा की बात हो रही है, राधा कृष्ण की बात हो रही है यहाँ पर। और अब ये उसके बाद सीधे आ जाते हैं जब जब कृष्ण की बंसी बाजी पर। तो जो लाज है ना, उस लाज के जवाब पर अब उसका काउंटर दिया जा रहा है कि लाज नहीं होती, कि जब जब कृष्ण की बंसी बजती है तो राधा आ ही जाती है। वो लाज की बात यहाँ नहीं आती कि पनघट पे मुझे डर लग रहा है, वो नहीं है। अब लाज राखो मोरे घूंघट पटकी, वो लाज खत्म हो जाती है जब कृष्ण की बंसी बजती है। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट तो ये समझ में आ ही जाता है, जो राधा कृष्ण के बारे में या हम जो अभी तक समझ रहे हैं वो समझ तो आ ही जाता है। ये भी समझ आ जाता है कि जब उसकी बंसरी बजती है ना, तो हमारे अंदर, हर इंसान के अंदर जो छुपा हुआ डर, भय, लाज जितनी भी होती है, शर्म होती है, ठीक है, वो सारी खत्म हो जाती है। फिर उसकी राह पर चलने के लिए हम बिल्कुल सीधा चलने लग जाते हैं। फिर हम उसी की बात सुनते हैं, उसी की बंसी सुनाई देती है हमको, और कुछ नहीं सुनता। बस ये भक्ति रस का एक्सट्रीम है। जब एक्सट्रीम है भक्ति रस का, वही अब इसमें बाकी की जगह में उन्होंने अलग अलग वर्ड्स के साथ समझाया है। आइए उसको, रफी के फाइनल पार्ट को सुनते हैं। बहुत ही प्यारा, इमोशनली बहुत खूबसूरत है। और अब सच कह रहे हैं कि इन्होंने रागों को बड़ी क्लेवरली प्ले किया है। थोड़ा सा राग इधर उधर करके, दूसरे रागों को अप्लाई करके बहुत क्लेवरली प्ले किया है रोशन साहब ने। चलिए आगे सुनते हैं इसको। जब जब कृष्ण की बंसी बाजी निकली राधा सज के, जान अजान का ध्यान भुला के, लोक लाज को तज के। हमने फाइनल लाइन सुन ली। ये कायनात जिस्म है और जान इश्क है। ये क्या कहा गया है? ये बिल्कुल वही कहा गया है जो कि हमारे अद्वैतवाद के अंदर, वेदांत के अंदर कहा गया है कि ये सारा का सारा जो सृष्टि है, क्रिएशन है, ये कायनात उसी का जिस्म है। वो जो परमात्मा है, हाँ अनंत जी, बिल्कुल वही बात। वो जो परमात्मा है उसी का ये जिस्म है, और जान इश्क है। जान वो परमात्मा या स्पिरिट है जो कि इसके अंदर बैठी है, और ये कायनात उसी का जिस्म है। ये हमारा वेदांत कॉन्सेप्ट है। तो आप कह सकते हैं ना कि ये वेदांत कॉन्सेप्ट भी तो साहिर लुधियानवी को अच्छी तरह पता था ना, तभी तो लिख सकते थे ना इस बात को। ये ठीक है, अल्लाह और रसूल का फरमान इश्क है, यानी हदीस इश्क है, कुरान इश्क है। ये तो लिख ही सकते थे साहिर लुधियानवी।
क्योंकि वो अपने कॉन्सेप्ट को इसी तरह बयान करना चाहते थे। हाँ, मुझे किसी एक ने बताया था, इस पर मैं बात करता हूँ आपसे। हम ये कव्वाली एक बार रेडियो स्टेशन पे बजा रहे थे यहाँ पर टोरंटो में, कनाडा में। बहुत पुरानी बात है, 2005 या 4 या 5 की बात है। मैं रेडियो स्टेशंस पे प्रेज़ेंटेशंस दिया करता था। तो वो मैंने जब ये कव्वाली बजा रहे थे, तो 2 बार यूँ हुआ था 2 गानों पर कि मुझे किसी ने फ़ोन किया और फ़ोन करके कहा था कि ये साहिर लुधियानवी इंडिया में रहते थे और इस तरह की चीज़ें लिखते थे, तो वो लिख सकते थे। अगर पाकिस्तान में होते तो उनको शायद बैन कर दिया होता या मरवा दिया होता। ये मुझे एक आदमी ने फ़ोन करके कहा था टेलीफ़ोन पर, ये रेडियो स्टेशन पर। और दूसरा गाना, चंदन का बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना। ये मैंने गाना बजाया था मुकेश साहब का। फिर वही बात मुझे फ़ोन करके किसी ने कहा था, इतना खूबसूरत और इतना प्यारा गाना है। हम तो सोच ही नहीं सकते कि अगर पाकिस्तान में कोई लिखता, तो उसको शायद मरवा दिया होता। ये मुझे 2 बार फ़ोन किया है रेडियो स्टेशन में पाकिस्तानी लोगों ने, जो ये कमेंट मुझ पे किया है। मुझे नहीं पता कहाँ तक वैलिड है, ट्रू है, नहीं ट्रू है, ये सब मुझे नहीं पता। लेकिन मैंने 2 बार ये कमेंट सुना है और 2 बार मुझसे बातें हुई हैं। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है ना, कि ये जो कायनात जिस्म है और जान इश्क है, इश्क रहमत इश्क ही मंसूर है, इश्क मूसा इश्क कोहे तूर है। ये सारे का सारा कॉन्सेप्ट देखिए किस तरह से मर्ज कर देते हैं साहिर लुधियानवी साहब। कोई लड़ाई ही नहीं है, कोई झगड़ा ही नहीं है, कोई कोई प्रॉब्लम, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। इतने प्यार से जोड़ रहे हैं साहिर साहब इन चीज़ों को। जब इतने प्यार से जोड़ रहे हैं, तो हम ही लोग हैं ना जो समझने वाले, जो इस दुनिया में समझते नहीं हैं और लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं सारी दुनिया। कितने प्यार से इन्होंने जोड़ा हुआ है कॉन्सेप्ट को। ख़ैर, ये मेरा अखीरला गाना था जो हमने साहिर और रोशन पे लिया था। मैं इसके पहले कि आप सब मेरे साथ जुड़ जाएँ, जो भी कमेंट करना चाहे कर सकते हैं। आई एम ओपन टू ऑल टाइप्स ऑफ कमेंट्स। मैं 2 बातें करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि जो भी मेरे को यूट्यूब या फ़ेसबुक में देखते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए, हिम्मत बढ़ती है थोड़ी-सी। दूसरी बात, मेरे इस प्रेज़ेंटेशंस के अंदर जॉइन करिए। हम इसी तरह की प्रेज़ेंटेशंस करेंगे आगे भी। और पिछली प्रेज़ेंटेशन सुननी हो तो यूट्यूब के ऊपर सारी मेरी प्रेज़ेंटेशंस हैं। किसी पे कमेंट करना हो, कुछ पूछना, कहना हो तो ज़रूर कहिए, मैं हमेशा अवेलेबल हूँ उसके लिए। अगली प्रेज़ेंटेशन जो हमारी होगी, यानी कि आज से 14 दिन बाद 24 नवंबर को, 24 नवंबर फ्राइडे सेम टाइम, वो होगी सज्जाद हुसैन के म्यूज़िक के ऊपर, सज्जाद साहब के ऊपर। और उस प्रेज़ेंटेशन में मेरे साथ को-प्रेज़ेंटर होंगे अरूप चक्रवर्ती जी। तो अरूप चक्रवर्ती जी भी मेरे साथ जॉइन करेंगे उसमें को-प्रेज़ेंटेशन करने के लिए, वो सज्जाद पे होगी। सज्जाद के बाद अगली प्रेज़ेंटेशन अभी हमने डिसाइड नहीं की है। आप लोग वोट कर सकते हैं किस पर चाहते हैं। मुझे एक ही प्रॉब्लम है, मुझे ये प्रॉब्लम ये है कि मेरा जो लिटरेचर है ना, मेरी किताबें जो हैं सारी की सारी, वो अलग-अलग शेल्फ्स पर हैं और आजकल मैं उठकर खड़े होकर शेल्फ्स को एक्सेस करके किताब निकाल नहीं सकता। ये मुझे एक प्रॉब्लम है। इसलिए मैं जो करता हूँ और प्रेज़ेंटेशंस कर रहा हूँ आपके साथ, वो सब वो कर रहा हूँ जो कि मेरे को दिमाग से याद हैं। जो याद हैं वो मैं बातें आपसे कर लेता हूँ। इसमें कोई शक नहीं है कि जो मेरे फ़ेवरेट सब्जेक्ट्स अभी तक मैंने बातें की हैं आपसे, जैसे एसडी बर्मन हैं या उसके पहले आपसे जो बातें की थी अनिल विश्वास हैं, मैं कभी भी आपसे उस पर बात कर सकता हूँ। मदन मोहन पर ले लेंगे ज़रूर, ज़रूर लूँगा मदन मोहन पर, ठीक है? बिल्कुल लूँगा। और दूसरी चीज़ ये है कि जो सिलवट पे मैंने लिखे हुए हैं आर्टिकल्स, उन पर तो मैं प्रेज़ेंटेशंस कभी भी कर ही सकता हूँ। आप लोग पढ़ सकते हैं उसको जब भी चाहें। हाँ, गुरुदत्त पे भी बात करेंगे ज़रूर। क्योंकि क्योंकि वीके मूर्ति जो थे गुरुदत्त साहब के सिनेमैटोग्राफर, उनसे मेरी बहुत अच्छी मुलाकातें हुई हैं। उन्होंने मुझसे बहुत बातें की हैं, मूर्ति साहब ने। मूर्ति साहब ने भी बहुत बातें की हैं, वहीदा रहमान ने भी बहुत बातें की हैं। आप लोगों को पता होगा कि हम लोग बैंगलोर में एक चलाया करते थे अपनी ऑर्गेनाइज़ेशन, जिसका हमने नाम रखा था विंटेज हिंदी म्यूज़िक लवर्स। हमारी पैट्रन थी वहीदा रहमान। तो मिलती रहती थी, बहुत कॉमन, बहुत रेगुलरली मिलती थी, बहुत खुल के बातें करती थी। और मूर्ति साहब के साथ तो बहुत बातें हुई हैं मेरी, इतनी ज़्यादा कि क्या बताऊँ आपसे। ब करूँगा ज़रूर। वो सारी बातें मैं गुरुदत्त के बारे में आपसे ज़रूर शेयर करूँगा, जो मुझे पता हैं। और रवि से भी बात की है, हेमंत कुमार से भी बात की है।
तो शेयर करूंगा आपके साथ। खैर, आज की बात इतनी ही। अपना अपना माइक्रोफोन ऑन कर लीजिए, वीडियोस ऑन कर लीजिए, जिसको जो कुछ कहना हो, कमेंट करना हो, प्लीज कमेंट कर लीजिए। मेरे पास 99 चैट्स आ चुकी हैं ऑलरेडी। मुझे नहीं पता कि हाउ टू सेव द चैट्स। चैट तो आती हैं, मैं सारी की सारी पढ़ भी नहीं सकता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता होता कि हाउ टू सेव दीज चैट्स। दे आर सो वैल्यूएबल, इतनी अच्छी हैं। खैर, प्लीज अपना अपना ऑन कर लीजिए माइक्रोफोन भी, और व्यू भी ऑन कर लीजिए। और मुझसे आप जो भी बात करनी है अभी आप लोगों ने, प्लीज बात कर लीजिए। ठीक है, आइए प्लीज, जो भी बात करनी हो अपना अपना माइक्रोफोन ऑन कर लीजिए, वीडियो भी ऑन कर लीजिए और मेरे से बात कर सकते हैं। एनी कमेंट इज वेलकम। एक जो छोटी सी बात कहना चाह रहा था अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ कवाली. इट रिमाइंडेड मी अ लॉट अबाउट बंगाल की जो कोबी लड़ाई होती है. वो बहुत ज्यादा मतलब ये हो गया, स्पेशली द लास्ट वन. ये जो लास्ट कवाली थी उसमें इतने सवाल जवाब थे और इतने मतलब तीखे शार्प सवाल जवाब हो रहे थे. वो पूरा कोबी लड़ाई वाला ही लग रहा था मेरे को. छोड़ा, छोड़ा. छोड़ा जिसको एब्सोल्युटली. कहते हैं, जिसको छोड़ा कहते हैं। And this was like, this was one time when I guess Manna De, where there have been so many occasions जहाँ पर मन्ना दे और किसी एक सिंगर को like हमेशा एक इस पे रखा गया है, who is better and whatever. यहाँ पर I guess in this कवाली मन्ना दे would not have felt bad because this was more of a war of lyrics and not tunes, because he was as good, as gifted, as skilled basically as a singer there in the kawali. There was no doubt on that. यस, बिल्कुल ठीक बात। कोई मन्ना डे को इसमें सेकंड फील करने की जरूरत ही कुछ भी नहीं। और बताइए, नमस्कार जी। किसी को कुछ कहना है? नमस्कार जी। नमस्ते हरदीप जी, बताइए। सर, ऐसा है कि हम श्रीलंका के एसएलबीसी के प्रोग्राम बचपन से सुनते आए हैं, 1955 से। जी, अब उसमें सोमवार के दिन महफिल कव्वाली 9 बजे शुरू करते थे वो लोग। 8 से 9 आप ही के गीत आता था और 9 बजे महफिल कव्वाली, उसमें ये नातो कारवां की जो ट्यून है ना वो स्टार्ट होती थी। उसके बाद वो कव्वालीज देते थे और हम वेट करते थे कि ये नातो कारवां है, कब सुनाएंगे। तो महीने में कभी एक बार, महीने में या कभी 1.5 महीने में एक बार वो कव्वाली बजती थी, ना तो कारवां की तलाश है, लेकिन दूसरी कव्वालियां वो बजाते थे। तो ये श्रीलंका ब्रॉडकास्टिंग का ये स्पेशल था कि न तो कारवां की ट्यून जो है वो महफिल कव्वाली नाम रखा था। 9 to 9:30 मंडे के दिन होता था ये प्रोग्राम। तो मेरे को मतलब ये सब इसलिए अच्छा लगता था कि आई यूज्ड टू एंजॉय एवरी पार्ट ऑफ श्रीलंका ब्रॉडकास्टिंग सर्विस। आप मुझे सारी यादें दे रहे हो, ये यादें हैं, क्योंकि बिल्कुल। क्योंकि मेरा ख्याल है शायद ही किसी को याद होगा कि महफिल कव्वाली कोई प्रोग्राम आता था। नहीं, तो बहुत अच्छा है, यादें ही तो पुरानी हैं यादें हमारी हैं। सब। बिल्कुल। हाँ? और भी लोगों ने सुने होंगे वैसे, आई कांट, लेकिन जो साहिर रोशन का कॉम्बिनेशन है ये कव्वालियों में बहुत ज्यादा है, साहिर रोशन का। और साहिर और एस डी बर्मन का गानों के साथ है, और साहिर और रवि का एकदम अलग है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। साहिर को हर एक के साथ जोड़ के बहुत मुश्किल होता है उसको एक प्रोग्राम में करना। आपने अलग अलग किया है, इट्स फैबुलस, क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। हर एक कवाली को सुनने में मजा आया। दिल ही तो है कि जो आपने सुनाई वो ढूंढ के लाऊं कहाँ, और वाकई वो बहुत जबरदस्त कवाली है सर, बहू बहुत बेगम की। बहुत उनको सुन के जबरदस्त। बहुत सुकून मिलता है। खाली एक वो ताजमहल की कवाली का जिक्र हुआ है नहीं, वो मेरे को पता नहीं, चांदी सा बदन सोने की नजर। हाँ, मैंने बजाई ना, आई पूरी डोंट नो। बजाई थी, पूरी बजाई थी। अच्छा, बजाई थी, मैं उस समय शायद नहीं था। मेरा ख्याल है मैं थोड़ा लेट आया था। बट मैंने द पूरी। प्रोग्राम वाज फैबुलस, बहुत अच्छा लगा सर। वी आर वेटिंग फॉर नेक्स्ट प्रोग्राम आल्सो। थैंक यू थैंक यू वेरी मच। हरदीप जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हिम्मत अफजाई करते रहिए, मैं प्रोग्राम देता रहूंगा। हाँ जी, और कोई कुछ बोलेंगे प्लीज बोलिए। हाँ हाँ, बोलिए ना चारू मित्र। पीयूष जी, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आपने मुझे मेरी रिक्वेस्ट कबूल करी। और ये सबसे मेरा फेवरेट जो जोन है शायर और रोशन, उस पे आपने बहुत ज्यादा रोशनी डाली, क्योंकि पसंद तो करते बट आप जो है ना पूरा उसका कैनवास बड़ा कर देते हो सुनने का, तो समझने का दायरा जो है वो हमारा बड़ा हो जाता है। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब आप अपने चॉइस का कोई भी आप टॉपिक लेंगे तो हमें पसंद है। आप जो कह रहे हैं कि आपके जो जहन में आप याद है, आप चाहे तो मदन मोहन ना ले, कोई और भी टॉपिक ले, क्योंकि
आप रोशनी इतनी ज्यादा डालते हैं उस चीज में, तो दूंगा जरूर सभी जरूर टॉपिक्स हमारे प्यारे हैं। थैंक यू सो जरूर मच जरूर सर। करेंगे, जरूर करेंगे बात, जरूर करेंगे बात। बहू बेगम के लिए स्पेशल थैंक्स सर। बहू बेगम तो इतनी प्यारी चीज है, क्या बताएं जी, आपको। दोनों भी। बहुत इमोशनल हो जी, जाता हूँ सुन के मैं। उनके हर गीत ना, जब तक आपने पिक्चर ना देखी हो, उसकी सिचुएशन पता ना हो, इवन जो मुजरा भी है, निकले थे कहाँ जाने के लिए, बहुत प्यारा है वो। एक हर जो मीना कुमारी के चेहरे पे उभरता है ना, एकदम एकदम वो बिल्कुल बिल्कुल वो ठीक है। फिल्म देखने के बाद ही उन गीतों को अगर समझेंगे तो और लुत्फ आएगा। बिल्कुल सच बात कहती हैं आप। थैंक यू सो आज मच। हमको, मेरे साथ पहली बार आज शायद आसमा जी जुड़ी हैं। जी, तो मेरी सहेली है, वो भी जर्नलिस्ट हैं, बहुत अच्छा लिखती हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट और करता हूँ कि कुछ कहें, अगर वो बोलना चाहें तो प्लीज। आसमा प्लीज Um, स्पीक। yes, sorry, I'm in office, so I can't switch on the camera. मैं ऑफिस में बैठ के सुन रही हूँ. नो प्रॉब्लम, नो But yeah, thank you so much, Charudi. Thank you for sending me the invitation, and I happened to see it right in time. And yeah, I mean, especially the last Qawwali, and everyone was that was like fantastic. मैंने सबको एक playlist में save कर लिया है, दोबारा सुनूंगी. And yes, the last one was like my favorite, and I absolutely loved it. अगला प्रोग्राम भी जब हो, प्लीज लेट मी नो, आई वुड लाइक टू जॉइन. थैंक यू. अनंत जी, आपने बहुत सारे कमेंट्स जी लिखे हैं, कुछ कहना चाहेंगे प्लीज कहिए। बस इतना ही कहूंगा कि जिस टॉपिक में आपको ज्ञान है वही टॉपिक अगला लीजिए, हमको सिर्फ आपका ज्ञान एब्जॉर्ब करना है। मैं तो, देखिए मैं वही कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने लेके कहाँ जाना है, जो है बांट दूं, लोगों में दे दूं, बिल्कुल वही ना। बिल्कुल, तो हमारी फरमाइश की आप चिंता मत करिए, आपके जो एरिया में आपकी डेप्थ है उसको पेश करिए बस। हाँ मैं वो करूंगा। थैंक यू, यस, यस, अनंत थैंक से यू फॉर द एग्री टू। और कॉन्फिडेंस। एनी जी का बहुत बहुत शुक्रिया। एनी जी बहुत प्यार एनी जी से और शिद्दत से बहुत, जुड़े। हम लोग सुल्तान सर को बहुत मिस कर रहे हैं, उनकी कमी को वो भर रही है, हमें बहुत खुशी है। सुल्तान सर से बहुत प्यार था हम सबको, बहुत ही लगाव था। बिल्कुल सच कह रही हैं आप, एक बहुत एक मिस हफ्ते वो करते हैं। हमारे सेशन में थे और अगले हफ्ते वो नहीं रहे, वो बहुत बात दिल को चुभ गई थी मेरे भी। हम्म, तो उनके पहली जो बरसी होगी उस पे कुछ आप उनके लिए नौशाद मियां पे जरूर कार्यक्रम करिएगा, क्योंकि नौशाद साहब उनके बहुत फेवरेट है। हाँ तो ठीक है, उनकी जब पहली ठीक है, बरसी जब होगी तो ठीक है। उनको याद करेंगे सुल्तान एनी सर। जी का तो बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहता है। जी जी, थैंक बहुत यू ऑलवेज, प्यारी रानू है वो, जी। बहुत थैंक यू ऑलवेज सो थैंक। मच। बहुत प्यारी शख्सियत है एनी जी। हाँ जी, बिल्कुल। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। शुक्रिया आपका, शुक्रिया। थैंक यू अनुज जी, थैंक यू फॉर योर कमेंट्स। कोई और कुछ कहना चाहता है बिफोर वी क्लोज अप एंड वी मीट 14 days from now on 24th? Anybody else wants to say anything? तो 24 को मिलेंगे और वी विल टॉक ऑन सज्जाद हुसैन, सज्जाद के गानों पे और उसके म्यूजिक पे बात करेंगे। और जितना मुझको पता है उसके बारे में बात करूंगा आपसे। और उसमें मेरे साथ अरूप जी को प्रेजेंटर होंगे। तो 24 को मिलते हैं। 24 को मैं उसके अगला प्रोग्राम जो होगा वो मैं अनाउंस कर दूंगा आपको पॉजिटिवली। तो फिर जो भी आप YouTube में देखते हैं या किसी में देखते हैं, तो सब मेरे से लाइक भी करिए और सब्सक्राइब भी करिए। और हाँ, सबको दिवाली की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई दिवाली की। सबको मंगल और शुभकामनाएं। बहुत बहुत प्रॉस्पर करें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। सबको बहुत बहुत बधाई दिवाली की। नमस्ते, और फिर नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। गुड बाय एवरीबॉडी।